आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। ऑस्ट्रेलिया के प्रांगण में आप सबका स्वागत करती हूँ और एक ऐसा देश जहाँ प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य के साथ विद्यमान है, जहाँ सुनहरी रेत से अटखेलियां खाता नीला समुद्र हिलोरे मारता है और जहाँ एक राज्य जो हिंद महासागर के चरण स्पर्श करता है और जहाँ के आदिवासियों में भारतीय जीन्स विद्यमान पाए गए हैं और जहां मैं ड्रीम टाइम स्टोरीज जो जब मैं उनको पढ़ती हूँ तो पंचतंत्र की याद आती है। ऐसी सरजमी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच संतोष चौबे जी हैं जो हमारे अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम के, अनिल जी जो हमारे मुख्य अतिथि हैं और आनंद वर्धन जी जो हमारे आज विशिष्ट अतिथि हैं। आप सबको प्रणाम। और एबोरिजिनीज और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स की इस जमीन पर, इस धरती पर उनके पूर्वजों और वर्तमान निवासियों को प्रणाम करती हूँ, उनको सम्मान देती हुई मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। आप सबको मेरा नमस्ते। इसके साथ ही सुभाष शर्मा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो राजकुमार जी को आमंत्रित करें कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। और मैं सबसे पहले साहित्य संध्या की ओर से आए सभी गणमान्य व्यक्तियों का, अध्यक्ष महोदय का, अनिल जी का, चौबे जी का, आपका सभी का स्वागत करता हूं। और इससे पहले कि हिंदी जो है हिंद साहित्य संध्या जिस अपने कार्य में लगी हुई है, हिंदी को आगे बढ़ाने में जिस तरह से भी कर सकते हैं, मैं चंद लाइनें पर कहना चाहूंगा कि घर विदेश में रह रहे और चाहते मान, तीन भाषाओं का तुम्हें होना चाहिए ज्ञान। एक हो घर की गांव की जिस पर हो अभिमान, अंग्रेजी हो पेट की हिंदी हो पहचान। तो ये शब्दों के साथ में मैं श्री माननीय राजकुमार जी कौंसलाधीश, जिनको आप सभी लोग जानते हैं, आज वो यहाँ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से यहाँ पर आए हुए हैं। भारतीय कौंसलावास की ओर से ये आयोजित कर रहे हैं हम लोग। आप सब लोग जानते हैं कि वो अनेकों देशों में जो है उच्च पदों पर रह चुके हैं भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से, और लीबिया, नाइजीरिया, श्रीलंका, पनामा, ब्रिटेन, अन्य देशों में। और सबसे खास बात अभी हाल में तालिबानों ने, जिन्होंने उनके ऊपर एक प्राइज भी रखा हुआ था, अवार्ड रखा हुआ था, वो ऐसी जगह से रहकर आए थे, वही तालिबानों के देश से तब ऑस्ट्रेलिया आए थे। आप हिंदी के लिए जो कर रहे हैं वो सब हम सब लोग जानते हैं और आपके बहुत ही कृतज्ञ हैं। और अंत में आपके लिए कहूंगा कि कॉन्सुलेट जब जब करे हिंदी का सम्मान, बृहद देश भारत मेरा क्यों ना बने महान, क्यों ना बने महान, ध्वजा रह रहे लहरावे, अंग्रेजी भी हिंदी माँ को शीश नवावे। वो आपके कार्यकाल में हो रहा है राजकुमार जी। राजकुमार जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मंच संभालें और दो शब्द कहें। धन्यवाद सर। सभी को मेरा प्रणाम। मैं सबसे पहले इंडियन लिटरेरी आर्ट सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया सिडनी और साहित्य संध्या मेलबर्न का हृदय से आभारी हूं कि इन्होंने भारतीय कौंसलावास मेलबर्न को इस समारोह के आयोजन में हिस्सा लेने के लिए मौका दिया। मैं भारत के प्रधान कौंसलावास मेलबर्न की ओर से इस अंतर्राष्ट्रीय काव्योत्सव हिंदी दिवस 2021 पर सर्वश्री संतोष चौबे जी, अनिल जोशी जी, आनंद वर्धन शर्मा जी, पुष्पिता अवस्थी जी, कर्नल गौतम राजऋषि जी, अभिषेक त्रिपाठी जी, जय वर्मा जी, शार्दुल नोगजा जी, रोहित कुमार हैप्पी जी, डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, रेखा राजवंशी जी व इस मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत इस साल अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है और मुझे हर्ष है कि आज के इस प्रोग्राम का आयोजन भी आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में ही मनाया जा रहा है। हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए भारत सरकार अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। हिंदी दिवस व विश्व हिंदी दिवस का आयोजन भी उनमें से एक है। इनका आयोजन विश्व स्तर पर किया जाता है।
हम भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर कई हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं। हमारा पहले तो आयोजन फेस टू फेस होना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण अब और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वर्चुअल हम अपने प्रोग्राम को करें। और मुझे यह बताते हुए भी सुख की अनुभूति हो रही है कि 2016 की जनगणना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत बढ़कर 0.7% हो गया है, जो कि 5 वर्ष पूर्व 0.5% था। यानी कि 40% की जो वृद्धि हुई है वह एक बड़ी सफलता है। और इस सफलता के पीछे इलासा साहित्य संध्या, ऑस्ट्रेलिया में अनेक ऐसी संस्थाएं व स्कूल एवं विश्वविद्यालय हैं जहां हिंदी पढ़ाई जाती है। इसके लिए मैं इन सभी संस्थाओं को हृदय से बधाई देता हूं और इनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि ये सभी संस्थाएं इसी प्रकार हिंदी के प्रचार व प्रसार में अपना योगदान देती रहेंगी। इस मंच पर हिंदी जगत के जाने माने विद्वानों को आमंत्रित किया गया है, जिनकी कविताएं सुनने का आज हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। मुझे आशा है कि आप सभी इनकी कविताओं को एंजॉय करेंगे। इसके साथ ही मैं एक बार पुनः इलासा और साहित्य संध्या का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और इस आयोजन की सफलता के लिए कामना करता हूं। धन्यवाद। बहुत आभार राजकुमार जी। एक बार आपका वीडियो ऑफ है, हम आपको देख नहीं पाए, तो यदि आप जी बराबर आपका वीडियो ऑफ रहा, लेकिन इतने अच्छे संदेश के लिए बहुत बहुत आभार आपको। जी बहुत सुंदर आपका पीछे पृष्ठभूमि में भी बहुत सुंदर आपका सब बना हुआ है सेटअप, तो हम ये आप मिस कर गए, लेकिन आप कुछ और कहना चाहें तो हम वीडियो में आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद, मैं आप लोगों को सुनना चाहूंगा बल्कि। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं पुनः आपका संदेश के लिए राज जी का धन्यवाद, राजकुमार जी का बहुत सुंदर पृष्ठभूमि है जैसा रेखा जी ने कहा। जी राजकुमार जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। तो मैं पुनः हमारे कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग देने के लिए राजकुमार जी, जो कि मेलबर्न के काउंसिल जनरल हैं, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। सुभाष जी का, जो साहित्य संध्या के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। उसके अलावा हमारे साथ संतोष चौबे जी जुड़े हुए हैं, जो कि भोपाल में हैं और आईसेक्ट और कुछ यूनिवर्सिटीज के, आईसेक्ट के तो ओनर हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज के वो चांसलर भी हैं। तो उनका बहुत बहुत स्वागत। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान में उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत। और आनंद वर्धन जी हमारे साथ हैं, जो कि हमारे विशेष अतिथि हैं, बुल्गारिया में सोफिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। साथ में हमारे साथ हैं डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी जी, जो कि हमारे साथ नीदरलैंड से जुड़ी हैं। कर्नल गौतम राज ऋषि, आपका स्वागत। अभिषेक त्रिपाठी जी हमारे साथ आयरलैंड से जुड़े हैं, उनका स्वागत। जय वर्मा जी यूके से जुड़ी है, उनका स्वागत। शार्दुला हमारे साथ सिंगापुर से जुड़ी हैं और रोहित कुमार हैप्पी जी हमारे साथ न्यूजीलैंड से जुड़े हैं। हमारा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और हमारे पहली कवयित्री हैं शार्दुला नोकजा, जो कि मधुबनी बिहार में जन्मी और अपना प्रारंभिक जीवन कोटा राजस्थान में उन्होंने बिताया। उन्होंने विद्युतीय अभियांत्रिकी में ऑनर्स डिग्री हासिल की। जर्मनी से मास्टर्स के बाद सिंगापुर में एशिया प्रशांत के तेल एवं ऊर्जा में सलाहकार का काम संभाला। वे एक जानी मानी कवयित्री हैं, जिनकी कविताएं विविध प्रतिष्ठित पुस्तकों में, संकलनों में, ऑनलाइन वेबसाइट्स और पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। वो कविताई सिंगापुर की संस्थापक है और सिंगापुर के कवियों के लिए एक सेतु तैयार कर रही हैं। ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और कविता की पाठशाला की सह संचालक भी हैं। उनकी कविता की पुस्तक शीघ्र प्रकाशित होगी और इसके लिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। 4 पंक्तियों के साथ उनका स्वागत करती हूँ। उन्हीं की पंक्तियां हैं। दे सको तो दो प्रिय,
मुझे जिंदगी के 3 दिन, एक दिन उल्लास का, मृदुहास का, उच्छ्वास का, एक दिन रसरास का, सहवास का, सुवास का, एक दिन पूजा का, श्रद्धा का, अमर विश्वास का। शार्दुला, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपने कह दिया है तो मैं किताब के ऊपर काम शुरू कर दूंगी, और यहाँ पर मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को, और सबसे बड़ी बात कि हिंदी से प्यार करने वाले लोगों को मेरा सादर प्रणाम। जो रेखा ने शुरू किया, मैं उसी गीत से शुरू कर देती हूँ अपनी बात भी। कविता का शीर्षक है जिंदगी के 3 दिन। दे सबको तो दो प्रिय, मुझे जिंदगी के 3 दिन। एक दिन उल्लास का, मृदुहास का, उच्छ्वास का, एक दिन रसरास का, सहवास का, सुवास का, एक दिन पूजा का, श्रद्धा का, अमर विश्वास का। वो दिन कि जिसमें तुम हो, मैं हूं, दूसरा कोई नहीं हो। वो दिन कि तुम नदियों से दूजी, कह दो तुम में ना समाए। वो दिन कि तुम नदियों से दूजी, कह दो तुम में ना समाए। वो दिन की माजी याद लेकर दूसरी कोई ना आए। वो दिन कि जिसमें सांस लो तुम, प्राण मेरे प्राण पाए। वो दिन कि जब ना दिन ढले, वो दिन कि जब ना दिन ढले, ना शाम जिद्दी घर को जाए। वो जिंदगी के 3 दिन। वो दिन कि जब ये सूर्य बोले, स्वर्ण भी हूं, अरुण भी हूं। वो दिन कि जब ये सूर्य बोले, स्वर्ण भी हूं, अरुण भी हूं। और बादल हंस के बोले, वृद्ध भी हूं, तरुण भी हूं। प्रीति बोले त्याग हूं मैं, प्रीति बोले त्याग हूं मैं। और प्रिय का वर्ण भी हूं। चिति बोले ब्रह्म हूं मैं, और स्वयं का हरण भी हूं। वो जिंदगी के 3 दिन, दे सको तो दो प्रिय मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा। बहुत है बहुत अच्छे, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रेखा, और समय है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सुनाए। नहीं नहीं, आप बताएं एक बार। नहीं लोग सबको 5 to 7 मिनट्स दिए हैं, 5 से 7 मिनट। जी। एक है कविता, ये मैंने किसी एनवायरमेंटल समिट के डेलिब्रेशंस के बाद लिखी थी। एक सपना टूटता है, आज चुप्पी मूढ़ता है, आज चुप्पी मूढ़ता है। एक सपना टूटता है। एक हरियाली मेरे जंगल से नोटों तक चली। जब भी कोई भी एनवायरमेंटल समिट होता है तो एनवायरमेंट वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी का हमेशा बात होती है, और हमेशा जो पैसा है उसका वर्चस्व छा जाता है। तो एक हरियाली मेरे जंगल से नोटों तक चली। सालों से बोरी में लिपटी शायरी अब पक चली। फल पका अब फूटता है, एक सपना टूटता है। भाग पाती अपना गलियां, ट्रैफिकों ने पांव छीने। एक ही मंजर दिखाती थक गई ये ट्रेड मशीनें। कुछ न पीछे छूटता है, एक सपना टूटता है। क्रेन पोतों टैंक, मैं ऑयल एंड गैस में काम करती हूँ, तो क्रेन पोतों टैंकरों के बीच सूरज क्या करेगा। क्रेन पोतों टैंकरों के बीच सूरज क्या करेगा। अब कहां पानी में जाकर आसमां डुबकी भरेगा। क्षितिज पल पल रूठता है, एक सपना टूटता है।
उसके बाद फिर जो बड़ी कंट्रीज होती हैं, बड़े देश हैं, वो बताते हैं कि क्या करना चाहिए थर्ड वर्ल्ड को एनवायरनमेंट के लिए और पीस के लिए। अमन के हैं मायने क्या, वो बताएंगे हमें अब। अमन के हैं मायने क्या, वो बताएंगे हमें अब। छत जमीने जा लगी और रास्ते छलनी हुए जब। शहर छाती कूटता है, एक अपना टूटता है, अपना टूटता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत शानदार, अच्छे, शानदार, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी कविताएं दोनों। अब मैं सुभाष जी को बहुत बहुत सुंदर कविताएं। एक बार जोरदार तालियों से आप धन्यवाद दें शार्दुला जी को, जिन्होंने ये सपोतो है प्रिय 3 दिन की बात की, और दूसरी ओर वो बात करती हैं पर्यावरण की और विदेशों की, जो हमको सिखाने की बात करते हैं। और इसके साथ ही मित्रों, अब मैं जिन हस्ती को बुलाने जा रहा हूं, हिंदी के जाने माने श्री अभिषेक त्रिपाठी जी को। अभिषेक त्रिपाठी जी इस समय बेलफास्ट आयरलैंड में स्थित हैं और ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट के सदस्य हैं, आईटी एसोसिएट डायरेक्टर हैं, विदेश प्रभारी रहे हैं और राष्ट्रीय कवि संगम संपादक मंडल सदस्य और तीखर समूह के सदस्य रहे हैं। आयरलैंड में हिंदी का प्रचार प्रसार, कविता में से आप लगातार जुड़े हुए हैं और इंडियन कम्युनिटी सेंटर बेलफास्ट से आपका खास नाता है, एवं हाई कमीशन के सानिध्य में कवि सम्मेलन आयोजन कराना, वाद संवाद साक्षात्कार का आयोजन कराना आपकी दिनचर्या है। आप इस तरह से हिंदी की सेवा कर रहे हैं। ऐसे हिंदी के सिपाही को मेरा नमन और उन्हीं की पंक्तियों में उनको सम्मान। सूरज कहता है धन्य दीप तुम, सूरज कहता है धन्य दीप तुम, धन्य तुम्हारा त्याग से नाता। जब मैं जलकर थक जाता हूँ, जब मैं जलकर थक जाता हूँ, दीप तब अपना तन पिघलाता है। धन्यवाद आपका इन्हीं शब्दों के साथ में, आपकी कविता के साथ में स्वागत है। आए और मंच संभालें। त्रिपाठी जी, बहुत सुंदर परिचय दिया है आपने शर्मा जी। मैं तो बिल्कुल, आप क्या कहूँ, मैं तो धन्य हो गया। और इस जो मंच आपने सजाया है रेखा जी, ये बहुत ही सुंदर एक मंच आपने सजाया, हमें निमंत्रण दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन जो मंचासीन मूर्धन्य हिंदी के पुरोधा हैं, मैं उन सबको नमन करता हूँ। और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सबको बधाई देता हूँ। हिंदी पखवाड़ा शुरू हो गया, हिंदी माह शुरू हो गया है और हिंदी के लिए हम सब यहाँ पर एक कार्य कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर हम एक दीप से दीप जलाने की कोशिश कर रहे हैं विदेशों में। और मैं ये कहता हूँ कि धारा के विपरीत हम बह रहे हैं, जहाँ पर हिंदी का जो उपयोग है, जो व्यापारिक उपयोग है, कम है, हम उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक आंदोलन है जिसमें सभी की भूमिका है और सबको कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है और सबको साथ लेकर, चाहे छोटा चाहे बड़ा, सबको साथ लेकर चलने की भी एक आवश्यकता इसमें है। तो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि हिंदी हमको स्वर देती है और हिंदी से ही हम बोलना सीखते हैं और हिंदी की अगर हम कुछ उसके महत्व में भी लिखें तो वो भी हिंदी में ही लिखेंगे। तो जो हिंदी के स्वर हैं उनको जोड़ के मैंने 4 पंक्तियां लिखी और आपके समक्ष वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि शीर्षक है हिंदी मेरी भाषा है। अ से है अभियान की भाषा, अ से है अभियान की भाषा, आ से है आह्वान की भाषा, ई से है इतिहास पुरातन, ई से ईश्वर से आशा है। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी भाषा है। उसे उत्सव मैं कर देती, उसे उत्सव मैं कर देती, उसे ऊर्जस्वित स्वर देती, ऐसे एकमेव कर देती, ऐसे एकात्म परिभाषा है। हिंदी मेरी भाषा है।
ओ से ओजस्वी स्वभावसी, ओ से ओजस्वी स्वभावसी, औ से औषधि के प्रभावसी, अंग अह अंतःकरण जोड़ना ही जिसकी अभिलाषा है, हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी भाषा है। तो एक प्रयोग मैंने किया स्वर के ऊपर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये अभी कच्ची है, थोड़ा धीरे धीरे परिष्कृत होगी और कई मंच जाएगी, गुजरेगी। बहुत बहुत सुंदर विचार हैं और बहुत सुंदर लयबद्ध तरीके से आपने प्रस्तुत की है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता मैंने, जो आपने जिसके साथ मुझे बुलाया, मैं सोच रहा था कि उसको भी अगर समय हो तो उसको भी मैं सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रस्तुत करें आप। तो कविता का शीर्षक है सूरज और दीपक। तो जो काम सूरज नभ में करता है, दीपक धरा पर करता है, और इन दोनों में जो संवाद होगा तो क्या होगा, उस पर ये कविता कुछ शब्द मैंने लिखे। तो प्रस्तुत है कि सूरज और दीपक। सूरज कहता धन्य दीप तुम, धन्य तुम्हारा त्याग से नाता, जब मैं चल कर थक जाता, दीप तब अपना तन पिघलाता, जब मैं चल कर थक जाता, दीप तब अपना तन पिघलाता। और आगे देखिए कि बना तेल बाती की सेना, चल पड़ते हो तान के सीना, जलते हो कर्तव्य भाव से, जाना नहीं स्वार्थ में जीना, जाना नहीं स्वार्थ में जीना। महलों के ऊंचे कंगूरे, गांव में हो मिट्टी के घूरे, सजग खड़े तुम रात्रि के तट पर, सदा तमस से द्वंद अधूरे, सदा तमस से द्वंद अधूरे। तुमसे है जग का उजियारा, अंधकार तुमसे ही हारा, तुमसे है जग का उजियारा, अंधकार तुमसे ही हारा। देख तुम्हारी अथक साधना, मन मैंने भी तुम पर वारा, मन मैंने भी तुम पर वारा। और आगे देखिएगा अपनी व्यवस्था सूरज कैसे बताता है कि मैं रश्मि के रथ पर हूँ सवार, और दिव्य मिला मुझको आकार, पर मैं रहूं गगन तक सीमित, पर मैं रहूं गगन तक सीमित, धरा न करता अंगीकार, सदा किंतु मैं निश्चिंत रहता, संशय कभी न कोई गुनता, सदा किंतु मैं निश्चिंत रहता, संशय कभी न कोई गुनता। धरा से जब मैं ना मिल पाता, तम तुमसे तब है घबराता, तम तुमसे तब है घबराता। अंतिम पंक्तियां हैं कि माटी से जन्म ले दीपक, धरा पर अपना सूर्य बनाता, माटी से जन्म ले दीपक, धरा पर अपना सूर्य बनाता, जल कर देता स्वयं की आहुति, दीपक कोटि सूर्य बन जाता, दीपक कोटि सूर्य बन जाता। बहुत बहुत धन्यवाद, और हिंदी दिवस की और हिंदी माह की बधाई आप सभी को फिर से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब लोग जोरदार तालियों से आपका धन्यवाद करें। बिल्कुल। और मैं इसी के साथ अब रेखा जी को आग्रह करूंगा कि वो अगले कवि को आमंत्रित करें। बहुत सुंदर आपकी कविताएं अभिषेक जी, और मैं बुलाना चाहूंगी जय वर्मा जी को। जय वर्मा जी 50 वर्षों से इंग्लैंड में रह के हिंदी की सेवा कर रही हैं। 15 वर्षों तक हिंदी का शिक्षण ओ लेवल तक किया, हिंदी का पाठ्यक्रम लैंग्वेज सेंटर में तैयार किया। 2003 से निरंतर
अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों का आयोजन करती रही हैं। नॉटिंघम के साहित्यिक शहर बनाने में इन्होंने बहुत सक्रिय योगदान दिया है और काव्य रंग यूके की संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष हैं और नॉटिंघम एशियन आर्ट्स काउंसिल की डायरेक्टर और पूर्व अध्यक्ष हैं। कविता संग्रह सह यात्री हैं हम, कहानी संग्रह 7 कदम एवं कलर्स ऑफ पोइट्री का संपादन और अभी हाल में ही BL गौड़ द्वारा कर्मयोगी लेखिका जय वर्मा के कृतित्व और व्यक्तित्व के ऊपर पुस्तक का संपादन किया गया था, जिसका लोकार्पण पिछले महीने हुआ था और भारत की यूनिवर्सिटी में कहानी और कविताएं भी उनकी सम्मिलित हैं। उनकी 4 पंक्तियों के साथ उनका स्वागत करूंगी। मन की है ऊंची उड़ान, तकदीर का है फैसला, सब्र का दामन न छूटे कभी, उम्मीदों का है ये सिलसिला। बहुत बहुत स्वागत जय जी। धन्यवाद धन्यवाद रेखा जी। जय जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आप सब लोगों को देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम और रेखा जी ने इतना सुंदर आज संगम किया है, सबको मिलवाया है हम लोगों को और ये विश्व हिंदी दिवस के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हम सब लोग ऐसे हिंदी में बातें करते रहें, कविताएं सुनाते रहें और एक दूसरे से संवाद करते रहें। आज चौबे जी को देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत बहुत नमस्कार, उनको मैं प्रणाम करती हूँ क्योंकि भोपाल में इन्होंने ही हमें रेखा जी से जोड़ा था और सब साहित्यकारों को जोड़ा इन्होंने। जैसे अनिल जी काम करते हैं साहित्यकारों को हिंदी वालों को जोड़ने का, ऐसे संतोष जी करते हैं। ये बहुत आपको धन्यवाद। आज के काउंसिल वास को और राजकुमार जी और आप सब लोगों को प्रणाम और आनंद वर्धन जी सुन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं 2 लाइनें रेखा जी के लिए कहना चाहूंगी। रेखा जी, ये कोशिशें करता है जो हासिल ही कर लेता है वो, कोशिशें करता है जो हासिल ही कर लेता है वो, वक्त गुजरता है दरिया की तरह, मिसाल बन जाता है वो। ये आप हैं। बहुत बहुत आभार। सॉरी। अब एक कविता मैं सुनाऊंगी आपको। ये चल निकल चलें तेरे जहां गुलिस्ता से, चल निकल चलें तेरे जहां गुलिस्ता से, कौन जानता है कि राह किधर ले जाए, पार हो जाती है कोसों की दूरी जिस दिन बस देहरी पार हो जाए, चल निकल चलें तेरे जहां गुलिस्ता से। दर पर पांव रखते ही आ जाती है समझ कि कौन है अपने और कौन पराए, कदमों की आहट देती है तेरे आने की खबर, वरना दिल का हाल हमें कौन बताए, चल निकल चले तेरे जहां गुलिस्ता से। कांधों पर उठा रखा है बोझ बरसों से, कांधों पर उठा रखा है बोझ बरसों से, चेहरे की मुस्कुराहट में सब छुपा जाए, सुनाई न किसी को दास्तां अपनी, सुनाई न किसी को दास्तां अपनी, पर बोझिल आंखें तेरा राज बता जाए, चल निकल चलें तेरे जहां गुलिस्ता से। आखिर में है, एक ही दिन में देखे सब मौसम, एक ही दिन में देखे सब मौसम, खुशियां गम और सर्द हवाएं, देख ली रफ्तार हम जमाने की हमने, देख ली रफ्तार जमाने की हमने, जमी के उस पार अब क्यों जाएं, चल निकल चले तेरे जहां गुलिस्ता से, कौन जानता है कि राह किधर ले जाए। अगर समय तो एक कविता ये, क्यों चाहूं नया जन्म, क्यों चाहूं मोक्ष। हम लोग सभी कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि मोक्ष मांगना भी एक अपने हमारे लिए स्वार्थ का ही है भाव। ये तो ये मैंने ऐसे लिखी थी लाइनें, ये क्यों चाहूं नया जन्म, क्यों चाहूं मोक्ष। अगला जन्म मैंने देखा नहीं, अगला जन्म मैंने देखा नहीं, पूर्व जन्म मुझे याद ही नहीं, देख ली प्यार की दास्तां यहीं, स्वर्ग नर्क दोनों हैं धरा पर यहीं, उमंग दिलों में चहु दिशा देखी, पर उत्सव नव चेतना देखी, बसंत ऋतु में अंकुरित धरा देखी, मन के आंगन में नृत वर्षा देखी, रिश्तों को सार्थक होते देखा, रिश्तों को सार्थक होते देखा,
श्रद्धा श्रद्धे का सिद्धांत देखा, अंधेरी गलियों में प्यार देखा, भोर में सुनहरे रंगों को देखा, सूर्य चंद्र को एक तारों को संग देखा, जीवन का सुख नैनों में देखा, जीवन का सुख नैनों में देखा, बांसुरी की धुन पर स्पर्श देखा, मझधार की तरंगों को झूमते देखा, अंधेरी गलियों में आशा का एक दीप देखा, फिर क्यों चाहूं नया जन्म, क्यों चाहूं मोक्ष। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या कल्पना है आपकी विजय वर्मा जी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं जिन अगले कवि को मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ वो हैं रोहित कुमार हैप्पी जी। रोहित कुमार हैप्पी जी न्यूजीलैंड से हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और आप एक अनोखा काम किया है इस द्वीप महाद्वीप में। कहिए कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का ही हिस्सा समझते हैं, वैसे तो न्यूजीलैंड वाले ऑस्ट्रेलिया को अपना हिस्सा समझते हैं, वो बात दूसरी है। लेकिन वो जो भारत दर्शन नाम की उन्होंने पत्रिका एक संपादन किया, वो इस इलाके की, इस हमारे क्षेत्र की सबसे पहली इंटरनेट पत्रिका थी शायद, और शायद विश्व की भी पहली पत्रिका थी। और वो ये कार्य लगातार निरंतर करते आ रहे हैं, हिंदी के लोगों को हिंदी से जोड़ रहे हैं, पत्रिका से जोड़ रहे हैं। और वर्तमान में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली ऑनलाइन ये पत्रिका है। रोहित जी का प्रवासी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है और आप समय समय पर हम लोगों के साथ में जुड़ते रहते हैं। उनके लिए इन्हीं दो पंक्तियों से, उनकी पंक्तियों से उनका आदर स्वागत करता हूं, आमंत्रित करता हूं। बाहर से तो पीटते, बाहर से तो पीटते सब हिंदी का ढोल, तो अंतस में रखते नहीं इसका कोई मोल। तो इसी शब्दों के साथ में, इन्हीं पंक्तियों के साथ में आपका आदर है। आए, मंच संभालें रोहित हैप्पी जी और अपनी कविता से हमको नमस्कार। क्या बात है सुभाष जी। धन्यवाद सुभाष जी। मैं सभी को प्रणाम करता हूं और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। एक छोटी सी क्षणिका और छोटी सी कविता। कवि तुम्हारी कलम में वो पीर नहीं, कवि तुम्हारी कलम में वो पीर नहीं, तुमने शब्द गढ़े, तुमने शब्द गढ़े, जिए नहीं, जिए नहीं, तुम कवि तो हुए कबीर नहीं। और इस कविता का शीर्षक है उसे कुछ मिला नहीं। कूड़े के ढेर से कुछ बिनते हुए बच्चे को देख एक चित्रकार ने करुणा में चित्र बना डाला। कवि ने एक मार्मिक रचना रच डाली, कवि ने एक मार्मिक रचना रच डाली। एक कहानीकार ने उसी बच्चे पर कालजयी कहानी कही, एक कहानीकार ने उसी बच्चे पर कालजयी कहानी कही। जनता ने प्रदर्शनी में चित्र, मंच पर कविता और पत्रिका में छपी कहानी को खूब सराहा, खूब सराहा। पर उस बच्चे ने चित्र, कविता और कहानी से क्या पाया? पर उस बच्चे ने चित्र, कविता और कहानी से क्या पाया? वो अब भी लगा है, वो अब भी लगा है वहीं कूड़े के ढेर से कुछ खोजने में। उसे कुछ मिला नहीं, उसे कुछ मिला नहीं। बहुत क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके बाद मैं बहुत बढ़िया रोहित जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रोहित जी हमेशा की तरह, और बहुत बहुत आभार जुड़ने का। और मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ भारतीय थल सेना कश्मीर में कार्यरत रहे हमारे आज खास मेहमान कर्नल गौतम राज ऋषि जी को। वो हमारे साथ है या वो किसी कारण से शायद जुड़ नहीं सके लगता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और मैं सुभाष जी से कहती हूँ कि वो आनंद वर्धन जी को आमंत्रित करें। बिल्कुल, धन्यवाद रेखा जी। तो मित्रों, जैसा मुझे आदेश है, मैं आज के माननीय
कवि श्री आनंद वर्धन शर्मा जी को, जो बुल्गारिया से हमको यहाँ पे जुड़ रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करने जा रहा हूँ। और उनका परिचय फिर जितना भी दिया जाए वो थोड़ा है। जो मैंने इकट्ठा किया है उसके हिसाब से तो शायद ये पूरा सम्मेलन भी हो जाए तो उनका मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा, उनके कार्यकलापों का। पर आनंद वर्मा शर्मा जी जो हैं, सोफिया यूनिवर्सिटी में ICCR के चेयर हैं और विजिटिंग प्रोफेसर हैं। इससे पहले वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और डायरेक्टर थे, और महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रो वाइस चांसलर रह चुके हैं आप। और आपने लाल मुनिया घोंसला कहाँ बनाओगी तथा ड्यूढ़ी और उसके बाहर में उनकी कविताएं संकलित हैं। उनका कहानी संग्रह जो है वो भी आलोचना की पुस्तकें उनकी जो है प्रकाशित हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से दूरदर्शन में उन्होंने 60 से अधिक शैक्षिक चित्रों का स्क्रिप्ट लेखन किया है। इतने तो शायद मैंने रिसर्च पेपर भी नहीं लिखे हैं अकेले, कम से कम 30 टॉक शो दिए हैं, साक्षात्कार दिए हैं, अन्य कार्यक्रमों का संयोजन किया है। आकाशवाणी पर 300 से अधिक प्रस्तुतियां, फीचर फिल्में, धारावाहिक और टेलीफिल्में, डॉक्यू ड्रामा और नाटकों में अभिनय तक किया है। तो ऐसे हिंदी के पुरजोधा को मैं आमंत्रित करता हूं और आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आनंद वर्धन जी का। आनंद वर्धन जी, मंच आप संभालिए। स्वागत है। धन्यवाद भाई सुभाष जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है जी। तो सबसे पहले तो आभार मेलबोर्न को कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इतना सुंदर यह काव्योत्सव आयोजित किया जा रहा है। साथ ही आभार काउंसिल जनरल श्री राजकुमार जी, भाई अनिल जी यहाँ हैं, सम्मानित प्रोफेसर चौबे जी हैं, शार्दुला जी ने अभी कविताएं सुनाई, अभिषेक जी, जय जी, सुभाष जी जो परिचय दे रहे थे, जरा लंबा परिचय दे दिया उन्होंने, इतना कुछ नहीं मैंने किया है। बहरहाल रोहित जी, गौतम जी, और इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन करने में जिनकी मुख्य भूमिका रही सम्माननीय रेखा जी, आप सबके प्रति आभार। बगैर किसी भूमिका के मैं, चूंकि समय 7 मिनट दिया गया है, मैं कोशिश करूंगा अपनी 2-3 रचनाओं से आपको परिचित कराऊं। सबसे पहले एक छोटी सी गजल। रोटी बनती गोल याद आ जाती माँ, रोटी बनती गोल याद आ जाती माँ, सुनकर मीठे बोल याद आ जाती माँ। रोटी बनती गोल याद आ जाती माँ, सुनकर मीठे बोल याद आ जाती माँ। धुंधुआते चूल्हे में भरती आंच रही, धुंधुआते चूल्हे में भरती आंच रही, सूरज सी अनमोल याद आ जाती माँ, सूरज सी अनमोल याद आ जाती माँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कढ़ी दाल सब्जी चावल में चोखे में, कढ़ी दाल सब्जी चावल में चोखे में, देती थी रस खोल याद आ जाती माँ, देती थी रस खोल याद आ जाती माँ। भोर दोपहर गोधूली सब सखियों से, भोर दोपहर गोधूली सब सखियों से, मिलती थी मन खोल याद आ जाती माँ, मिलती थी मन खोल याद आ जाती माँ। और अंतिम पंक्तियां हैं। उसे पता था गीतों शब्दों सपनों का, उसे पता था गीतों शब्दों सपनों का, होता कितना मोल याद आ जाती माँ। रोटी बनती गोल याद बात को बहुत। और एक और छोटी सी गजल। दूर आकाश के तारों से बुलाए कोई, जैसे शबनम में पगे गीत सुनाए कोई। दूर आकाश के तारों से बुलाए कोई, जैसे शबनम में पगे गीत सुनाए कोई। तुमने आंसू से लिख के खत 1000 थे भेजे, तुमने आंसू से लिख के खत 1000 थे भेजे, काश उन हर्फों को लौटा के ले आए कोई। क्या बात है, काश उन हर्फों को लौटा के ले आए कोई। कोई उलझा रहा लट इसी खुशगवारी में, कोई उलझा रहा लट इसी खुशगवारी में, आके हौले से सवारे कि बनाए कोई, आके हौले से सवारे कि बनाए कोई।
भागती भागती हवा हुई अचानक गुम, भागती भागती हवा हुई अचानक गुम, किस तरफ जाके मुड़ गई ये बताए कोई। और पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा, फूल अब भी यहाँ कभी कभार खिलते हैं, फूल अब भी यहाँ कभी कभार खिलते हैं, शर्त ये है कि बगीचे में तो जाए कोई। क्या बात है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, कोई बहुत बढ़िया। इसी उम्मीद में दिए लड़े अंधेरों से, इसी उम्मीद में दिए लड़े अंधेरों से, एक छोटी सी हथेली तो लगाए कोई, कोई लगाए, क्या बात है, हथेली तो लगाए कोई। बहुत बढ़िया। और अंतिम पंक्तियां देखिए, मिले थे इसी जगह जिनसे वे बरसों पहले, मिले थे इसी जगह जिनसे वे बरसों पहले, बैठे इस इंतजार में यहाँ आए कोई, बैठे इंतजार में यहाँ आए कोई। और एक छोटा सा गीत होली पर, मेरे 3.5 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो इतना वक्त मत देखिए, वक्त नहीं रुकता। दहके तेसू महका जंगल ज्यों लगी आग। हम सब अपनी धरती से दूर हैं, दुनिया के अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग भारत से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हम भारत से दूर होते हैं तो अपने देश की, अपने त्योहार की, अपने रीति रिवाजों की हमें बहुत ज्यादा याद आती है। ये एकदम ऐसी बात है जिससे मन भर आता है। जब भी कोई त्योहार आता है तो लगता है कि, अभी शुरू में बात हो रही थी जन्माष्टमी की, हम लोगों ने कल भी एक आयोजन जन्माष्टमी का किया, और जन्माष्टमी के दिन तो यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, वहां आयोजन था ही, तो लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। तो होली पर एक छोटा सा गीत, दहके टेसू महका जंगल जो लगी आग, सरसों सी मह 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 चुनरी गा रही भाग। दहके टेसू महका जंगल जो लगी आग, सरसों सी मह 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 चुनरी गा रही भाग। धरती में भरा हुलास नदी उमगी, धरती में भरा हुलास नदी उमगी, तालों में मछली तैरे जगी जगी। तितली ने पंख पसारे हैं क्षित तक, पेड़ों की नाच रही फुनगी फुनगी। गा रहा नीम बरगद गाए है अमन राग, दहके तेसू महका जंगल जो लगी। क्या बात है, वाह। फागुन का मौसम, हालांकि अभी फागुन का मौसम नहीं है, सावन भी बीत चुका है, लेकिन फिर भी फागुन की ओर चलते हैं। फागुन का मौसम मौल सिरी झरती, फागुन का मौसम मौल सिरी झरती, बगिया में बुलबुल लुका छिपी करती। टूटे जाते हैं बांध की धरती के, शहनाई सी बजती उछाह भरती। अमराई फूली सोन जुही के फुटे भाग, दहके तेसू महका जंगल जो लगी आग। एक और छोटी सी कविता, कवियों पर ही 1.5 मिनट समय है, मैं इससे अधिक 2-4 सेकंड स्वागत है जी। तुम कर रहे हो बरसों बरस से भाषा की जमीन पर शब्दों की खेती, तुम कर रहे हो बरसों बरस से भाषा की जमीन पर शब्दों की खेती। तुम्हारे पुरखों ने भी तो सरकंडे की कलम के हल से जोड़ा था कागज। अरे वही किसी बाबा, तो किसी का माइक ऑन है जो काफी यहाँ डिस्टर्बेंस आ रहा है, शोर काफी मुझे मिल रहा है, धन्यवाद। तुम्हारे पुरखों ने भी तो सरकंडे की कलम के हल से कोड़ा था कागज का जंगल। अरे वही तुलसी बाबा, और उससे भी पहले वह जुल्हा जो खड्डी की धुन पर पिरोता ही रहा, उजली चादर में शब्दों के मोती, जिसे ओढ़ ओढ़ बिछा बिछा कितनों ने तार लिया खुद को। लिख लिख प्रेम की अकत कथाएं, जिसे ओढ़ ओढ़ बिछा बिछा कितनों ने तार लिया खुद को। लिख लिख प्रेम की अकत कथाएं, भले ही उनके पास भूल भटक कर भी नहीं आया प्रेम का प, पर दुखी नहीं है जुल्हा, बिन ही रहा है खटर खट झिनी झिनी चादर बैठ कर गंगा तीरे। और तुलसी बाबा छील रहे हैं नई नई सरकंडे की कलम, दावत ने भरी है अभी अभी उन्होंने स्याही। एक नई सौंधी भाषा का खेत जोतना है उन्हें, जिसमें लहलाएंगे नीम के टूसे, जिसमें लहलाएंगे नीम के टूसे से नन्हे नन्हे शब्द निरंतर।
जिसमें लहलाएंगे नीम के टूसे से नन्हे नन्हे सबद निरंतर। फसल तैयार होने के बाद मूल भाव के बाद लगेगी मंडी। तय कर रखी है आढ़तिये ने हर चीज की न्यूनतम कीमत। तुम्हारी बोरी में क्या है, शब्दों के बीच के पके हुए शब्द। बहुत बहुत आभार। वाह वाह आनंद आ गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आनंद जी, बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं आपके लिए। और मैं अब आग्रह करूंगा कि रेखा जी, आप कर्नल गौतम अगर आगे हो तो आमंत्रित करें, और नहीं तो हम आमंत्रित कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी जी को, जो कि 1980 से सक्रिय लेखन के साथ धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, अकादमी से होते हुए वागात और नया ज्ञानोदय में छपते उनको 60 से अधिक पुरस्कृत उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, जिनका अंग्रेजी, हिंदू, रशियन, डच भाषाओं में अनुवाद हुआ है। स्वदेश और विदेश के कितने देशों में एकल पाठ के लिए आमंत्रित हुई हैं। उनकी कविताओं और साहित्य पर फिल्में भी बनी हैं। 2003 में सूरीनाम देश में 7वें विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत सहित कई विश्वविद्यालय में उनके कृतित्व पर शोध भी हो रहा है। कथाकार शिव प्रसाद सिंह, श्रीलाल शुक्ल और विद्यानिवास मिश्र जी पर 3 घंटे की फिल्में बनाई गई थी। हिंदी प्रचार के लिए सूरीनाम और नीदरलैंड्स देश में संस्थाएं बनाई, पत्रिकाएं प्रकाशित की। इस समय वे अध्यक्ष हैं हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड्स, आचार्य कुल संत विनोबा भावे वर्धा, महाराष्ट्र इंटरनेशनल नॉन वायलेंस एंड पीस एकेडमी वर्धा, गार्जियन ऑफ अर्थ एंड ग्लोबल कल्चर नीदरलैंड्स, विनोबा सेवा संस्थान ग्वालियर, भारत ग्लोबल एम्बेसडर, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, इंडिया, संपादक और संरक्षक अम्स्टल गंगा पत्रिका नीदरलैंड्स और आचार्य कुल पत्रिका। तो बहुत सारी जिनके पास ये उपाधियां हैं, उन्हीं की थोड़ी सी 4-5 पंक्तियों से उनको आमंत्रित करती हूँ। नदी के पास यादें हैं, ऋतुओं के गंधमय नृत्य की, नदी के पास स्मृतियां हैं, सूर्य के तपे हुए स्वर्णिम ताप की, हवाओं के किस्से हैं, परी लोक की कथाओं के। पुष्पिता जी का आदर सहित स्वागत है। पुष्पिता जी, बहुत स्वागत है आपका। ये इतना सुखद अवसर है कि सुबह सुबह अपने कक्ष में, अपने लेखन कक्ष में अपने सभी साहित्यिक मित्रों को के साथ उपस्थिति, और ये सुप्रभात जो है ये काव्य से शुरू हुआ है, इसलिए स्मरणीय है। मैं आभारी हूँ रेखा जी की कि उन्होंने आमंत्रित किया। और अनिल जी की वजह से हम प्रवासी भारतीयों को भारत में घर की अनुभूति होती है। ये बात हम 2003 से कह रहे हैं और इस तरह का संरक्षण प्राप्त हुआ है। और माननीय डॉक्टर संतोष चौबे जी को देखकर इतना हर्ष हो रहा है। इन्होंने विश्वरंग के माध्यम से हम सभी को नाभिनाल संबद्ध किया है, जोड़ा है। और ये सूत्र जब तक प्रवासी साहित्य है और हम प्रवासी भारतीय हैं, संतोष जी हम लोगों के हृदय में तृप्ति सुख की तरह हैं और भारतीयता का बोध कराते रहेंगे। तो उनके संरक्षण में, उपस्थिति में, इस काव्य पाठ में मैं अपनी कविता पढ़ती हूँ और शीर्षक है नवातुर गर्भिणी। हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में। वो खुश है अपनी देह के जादू से भरकर, वो खुश है अपनी देह के जादू से भरकर, इठलाती है रह रहकर, हंसी में रचाती है अनदेखी खुशी का सुख। वो खुश है अपनी देह के जादू से भरकर, इठलाती है रह रहकर, हंसी में रचाती है अनदेखी खुशी का सुख। कि कुछ माह बाद निज हथेलियों में खिलाएगी अपने प्रणय की नवजात हथेलियां, कि निज हथेली में खिलाएगी
अपने प्रणय की नवजात हथेलियां अपनी देह से जन्मी आंखों में लखेगी मन के कोमल स्वप्न। अपनी देह से जन्मी आंखों में लखेगी मन के कोमल स्वप्न। हथेली को भरेगी अपने ही शिशु की मुट्ठियों से, हथेलियों को भरेगी अपनी शिशु की मुट्ठियों से, निज ओंठों से चूमेगी उसकी अधर सी देह। वो आह्लादित है कि उसकी स्त्री देह, वो आह्लादित है कि उसकी स्त्री देह प्रेम में ईश्वर हो गई है। वो आह्लादित है कि उसकी स्त्री देह प्रेम में ईश्वर हो गई है। और दूसरी कविता है लेगेसी। माँ अपने गर्भ में ही सौंप चुकी होती है संतान को अपनी लेगेसी। माँ अपने गर्भ में ही संतान को सौंप चुकी होती है अपनी लेगेसी। 9 माह तक लगातार संतान के नाम करने में लगी रहती है अपने रक्त मांस और संस्कार से। 9 माह तक लगातार संतान के नाम करने में लगी रहती है रक्त मांस और संस्कार से। संतानों में बांटती है बराबर अपना देहांश, संतानों में बांटती है बराबर अपना देहांश। रहती है निष्पक्ष, गर्भ में देती है सबको बराबर जगह, गर्भ में देती है सबको बराबर जगह। पिलाती है अपनी देह का अमृत और जीवन भर देती है जीवन। संतानों की देह जीती है अपनी देह में। समय के चरखे पर अपनी देह से काटती है ममता का सूत। समय के चरखे पर अपनी देह से काटती है ममता का सूत। संस्कार वस्त्र निमित्त अपने सुख में घोलती है संतान का दुख, अपने सुख में घोलती है संतान का दुख। दुख सहती हुई माँ संजीवनी शक्ति हो जाती है, दुख सहती हुई माँ संजीवनी शक्ति हो जाती है संतानों के लिए। माँ का गर्भ, माँ का गर्भ प्रथम जन्मभूमि है उसकी संतान की। माँ का गर्भ प्रथम जन्मभूमि है उसके संतान की, जहां होता है सूत्रपात जीवन का, जहां होता है सूत्रपात जीवन का। वो तय करती है संतान की मातृभूमि, वो तय करती है संतान की मातृभूमि। नागरिकता और पिता का नाम माँ नियंता है जीवन भर की, जीवन भर माँ नियंता है जीवन भर की। जीवन में माँ के अलावा माँ का कोई दूसरा नाम नहीं होता, माँ के अलावा माँ का दूसरा कोई नाम नहीं होता। अपनी आत्मा का अमृतत्व चुआती रहती है संतानों पर, न चाहते हुए भी संतानों के बड़े होने पर। उसका कौर भीगता रहता है अपने ही आंसुओं से, न चाहते हुए भी संतानों के बड़े होने पर उसका कौर भीगता रहता है अपने ही आंसुओं से। माँ जीवन भर बटती रहती है खुद में सब कुछ बटने से बचाने के लिए। माँ जीवन भर बटती रहती है खुद में सब कुछ बटने से बचाने के लिए। माँ जीवन भर खटती रहती है घर को घर बनाए रखने में। माँ जीवन भर खटती रहती है घर को घर बनाए रखने में। माँ घुमाती रहती है परिवार का पहिया, माँ घुमाती रहती है परिवार का पहिया। समय के चक्र पर जिसका धुरा घूमते हुए धंसा रहता है माँ की छाती के भीतर। माँ घुमाती रहती है परिवार का पहिया समय के चक्र पर, जिसका धुरा घूमते हुए धंसा रहता है माँ की छाती के भीतर। जहां से बनती है माँ और बनाती है घर, जहां से बनती है माँ और बनाती है घर। जन्म देकर सोख लेती है संतानों का दुख पृथ्वी की तरह, जन्म देकर सोख लेती है संतानों का दुख पृथ्वी की तरह। गाती है लोरियां और कहती है भविष्य के किस्से, गाती है लोरियां और कहती है भविष्य के किस्से। और अंत में एक छोटी कविता जिस पर कि डच टेलीविजन ने 1 घंटे की फिल्म बनाई।
और वो पृथ्वी पर केंद्रित है, पर्यावरण पर। लेकिन किस तरह से पृथ्वी अकेली औरत की तरह सह रही है जीने का दुख। पृथ्वी अकेली औरत की तरह सह रही है जीने का दुख। भीतर से खखोर रहे हैं लोग, ऊपर से रौंद रहे हैं लोग। कुछ लोग अपने उन्मादक आनंद के लिए सजा और संजो रहे हैं पृथ्वी। भीतर से खखोर रहे हैं लोग, ऊपर से रौंद रहे हैं लोग। कुछ लोग अपने उन्मादक आनंद के लिए सजा और संजो रहे हैं पृथ्वी। जैसा अकेली स्त्री के साथ करते हैं सलूक, जैसा अकेली स्त्री के साथ करते हैं सलूक। सब देख रहे हैं तहस नहस, सब देख रहे हैं तहस नहस। पृथ्वी भी देख रही है क्रमशः अपना विध्वंस, फिर भी अनवरत अपनी ही शक्ति से कभी अग्नि, कभी वर्षा, कभी तूफान, कभी बाढ़, कभी अकाल से रचाती रहती है संतुलन। सब देख रहे हैं तहस, पृथ्वी भी देख रही है, पर अपनी ही शक्ति से कभी अग्नि, कभी वर्षा, कभी तूफान, कभी बाढ़, कभी अकाल से रचाती रहती है संतुलन। विध्वंसकारी शक्तियों के विरुद्ध बचाए रखती है हरियाली अपनी वर्षा, अपनी शीतलता, अपनी उर्वरता, अपनी पवित्रता, अपनी अस्मिता। एक अकेली पृथ्वी एक अकेली स्त्री की तरह फिर भी बचाए रखती है अपनी हरियाली, अपनी वर्षा, अपनी शीतलता, अपनी उर्वरता, अपनी पवित्रता, अपनी अस्मिता। एक अकेली पृथ्वी एक अकेली स्त्री की तरह। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेखा जी को, संतोष जी को और अपने सभी मित्रों को, संवेदनशील मित्रों को आभार और धन्यवाद सहित बहुत सुंदर पुष्पिता जी, बहुत अच्छी पुष्पिता जी, और बहुत ही परिपक्व और बहुत अच्छी जी। बहुत ही शानदार पुष्पिता जी, बहुत ही शानदार। तो अब मैं रेखा जी से अनुरोध करूंगा, इस बहुत सुंदर कविता और बहुत गहरी बात कही डॉक्टर अवस्थी ने, और मैं चाहूंगा कि रेखा जी आप किसी को आमंत्रित करना चाहेंगे, कर्नल साहब अगर आए हों या किसी और। कर्नल साहब नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश, और किसी तो को आप अनिल जी को बुलाएं। जी, मैं बिल्कुल अनिल जी को। तो लीजिए, आपने मुझे एक ऐसे व्यक्ति को नहीं, ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रण के लिए कहा है कि मुझे उनको बुलाना है जो हम सबको बुलाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मुझे उनको बुलाना है जो हम सबको बुलाते हैं। आइए देखते हैं कि अनिल जी हम सबको क्या क्या सुनाते हैं। तो इसके साथ अनिल जी का छोटा सा परिचय, इतनी बड़ी हस्ती का छोटा सा परिचय। अनिल कुमार जोशी जी को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के आप उपाध्यक्ष हैं। शर्मा जी गृह मंत्रालय एवं तदुपरांत विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के उच्चाधिकारी के रूप में विश्व के विभिन्न देशों में सेवारत रह चुके हैं। आपने लगभग 9 वर्षों तक ब्रिटेन तथा फिजी में राजनयिक के रूप में कार्य किया है और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में आपने असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। हिंदी अनुवाद, निबंध, लेख, नाटक, कविता, समीक्षा, ब्लॉग, लेखन आदि सभी क्षेत्रों में आपका उल्लेखनीय कार्य रहा है। और अनिल जी ने केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग आदि संस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मित्रों, मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूं, मुझे एक बात पता है कि अनिल जी आज वैश्विक हिंदी परिवार से जुड़े हैं और उन्होंने लोगों को विश्व को जोड़ा है। वो इतना महान कार्य किया है, हालांकि बहुत इतने जो मैंने कार्य उनके गिनाए उनमें बहुत छोटा है, लेकिन हम छोटे जैसे लोगों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है कि आज हम उनसे, आप लोगों से रूबरू हो पा रहे हैं। मैं नहीं समझता होगा कि कोई ऐसा कोई सप्ताह जाता हो जिस दिन अनिल जी 2-3 प्रोग्राम कम से कम न करते हों। तो इसी छोटे से परिचय के साथ में अनिल जी का मैं आमंत्रण देता हूं और वो मंच संभाले। आपका बहुत बहुत स्वागत, और आप सभी लोग उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। अनिल जी धन्यवाद इतने समृद्ध मंच पर मुझे अवसर देने के लिए। और सुभाष जी तो इतनी सुंदर कविताएं कह रहे हैं कि रेखा जी को चाहिए था कि 40-50 नाम उनको दे देती, जिसको कुछ कविताएं लिख देते तो हम सब लोगों के लिए एक संकलन हो जाता। सुभाष जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए। रेखा जी को धन्यवाद। शायद वो ऑस्ट्रेलिया में हिंदी के मूल में जो काम कर रही हैं वो बहुत ही अद्भुत और असाधारण है। मेरी बहुत बधाई रेखा जी को। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बहुत पुराने मित्र
और साथी और इस समय कौंसल प्रमुख प्रधान कौंसल प्रमुख श्री राजकुमार जी, जिनके साथ हम लोगों को 5 वर्ष मेरा समय रहा ब्रिटेन में, तो हम लोग एक ही आसपास फ्लैट्स में रहते थे और इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में विशेष आकर्षण हो जाता है राजकुमार जी से मिलने का, उनके दर्शन करने का। और मुझे पता चला है कि मेलबर्न में विशेष रूप से हिंदी के प्रचार प्रसार में उनका बहुत योगदान है। तो राजकुमार जी का बहुत अभिनंदन, उनको नमस्कार, उनके परिवार को भी नमस्कार। हमारे बीच में डॉक्टर संतोष चौबे जी हैं, जो कि जैसा सभी लोगों ने कहा कि सारे वैश्विक स्तर पर सब लोगों को जोड़ने में उनका भी बहुत योगदान है। विश्व रंग जो उन्होंने 2 बार किया है, तो ऐसा विश्व रंग हमने किसी निजी व्यक्ति के रूप को करते हुए कभी नहीं देखा। इतना बड़ा आयोजन, इतने संसाधन जुटाना, इतना समय लगाना, संतोष जी का जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। मैं संतोष जी का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे जो कवि हैं यहाँ पर आए हुए, सब बड़े वरिष्ठ कवि हैं, चाहे वो आनंद जी हों, पुष्पिता जी हों, शार्दुला जी हों, हरिहर जी हों, जया जी हों, जो भी नाम में दिख रहे हैं मैं ले पा रहा हूँ, जो नहीं भी हैं, राय साहब हैं, सभी लोग बहुत ही अच्छे कवि हैं, उन सबका भी अभिनंदन। ये भी महत्वपूर्ण है कि हमने ये जो कार्यक्रम है वो राजभाषा दिवस जिसको कहते हैं या हिंदी दिवस कहते हैं, उसके उपलक्ष्य में किया है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है और राजकुमार जी प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय राजकुमार जी की मेलबर्न में हिंदी का प्रचार प्रसार और उसके माध्यम से पूरे ऑस्ट्रेलिया में हिंदी का प्रचार प्रसार हो। हम सब लोग भी उसी तरह का प्रयास कर रहे हैं। तो इस आयोजन के लिए भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये समय बहुत चुनौती वाला भी है भाषा के लिए। सिर्फ हम देख रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने कहा कि 0.7% जो है वो राजकुमार जी ने बताया कि लोग अब बोल रहे हैं या जानते हैं या समझते हैं। तो इन लोगों को आधार बनाकर ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देश में हम हिंदी के लिए काफ़ी काम कर सकते हैं और आप सब लोग उसके लिए तत्पर हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इस अवसर पर मैं रोहित जी को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इतनी शानदार जो वेबसाइट बनाई है और भारत दर्शन के माध्यम से जो पूरा न्यूजीलैंड को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे पैसिफिक में भाषा को लेकर जो काम हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। परंतु मैं जब भी भाषा की बात करता हूं तो ऐसा लगता है कि मतलब जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, जो जरूरत है हमारी वो ऊंट के मुंह वाली है और हम जो काम कर रहे हैं वो हमें और करना चाहिए। हमारे जो आदरणीय संतोष चौबे जी काम कर रहे हैं, हमारे जैसे उनके साथ हजारों लोग मिले तब जाकर जो हम कर पाएंगे। शायद हिंदी की अपेक्षा और आवश्यकता उतनी है। तो राजभाषा दिवस पर हम लोग और तो नहीं परंतु अपने आप को जरूर अपनी भाषा से जोड़ने का संकल्प लें, भाषा के लिए समय देने का संकल्प लें। और जैसे मैंने कहा कि चुनौतियां इतनी कठिन हैं और भाषा पर इतनी कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। समय की चूंकि मर्यादा है, सीमा है, इसलिए मैं इस विषय में आप सब लोगों को बाकी बात कुछ छोटी कुछ पंक्तियों के साथ और फिर मैं एक कविता पढ़ता हूँ। एक कविता मैंने लिखी थी जो कि शायद 2012 का जोहान्सबर्ग में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसकी शुरुआत में इस कविता को उद्धृत किया गया था। कविता का शीर्षक है, क्योंकि हम लोग अपनी नई पीढ़ी में जो है ना वो भाषा जो जाते हुए देख रहे हैं कि वो कितनी गई है और कैसे गई है। कविता का शीर्षक है, हैरान परेशान ये हिंदुस्तान है। हैरान परेशान ये हिंदुस्तान है, ये होंठ तो अपने हैं पर किसकी जुबान है। बहुत सुंदर। हैरान परेशान ये हिंदुस्तान है, ये होंठ तो अपने हैं पर किसकी जुबान है। जुगनू मना रहे हैं जश्न, आप देखिए, जुगनू मना रहे हैं जश्न आप देखिए, पर सोचिए सूरज यहाँ क्यों बेजुबान है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, किसकी जुबान है। बहुत सुंदर।
तुलसी कबीर मीरा जब से हुए हैं कौन। आप किसी बच्चे से पूछें और इनका नाम लें, तुलसी कबीर मीरा जब से हुए हैं कौन, पूछा किए कि क्या यही हिंदुस्तान है। बहुत सही, बहुत सुंदर। और किसकी जुबान है। बोने से शख्स ने कहा यूं आसमान से, बोने से शख्स ने कहा यूं आसमान से, आती है अंग्रेजी उसे वो आसमान है। ये होठ तो अपने हैं पर किसकी जुबान है। क्या बात है। हंसकर कहा मैकाले ने कल हमसे जब मिला, हंसकर कहा मैकाले ने कल हमसे जब मिला, तलवार तुम्हारी है पर किसकी मयान है। क्या बात है, बहुत सुंदर उपमा, बहुत सुंदर है। बहुत बढ़िया। बहुत तो मैं एक कविता अब प्रस्तुत करता हूं जो जीवन के कुछ प्रश्नों से दो चार करती है। बहुत धन्यवाद आप सबका सराहना के लिए। कविता है, प्रश्न पूछती रोज जिंदगी। प्रश्न पूछती रोज जिंदगी और मैं बगले झांक रहा। वाह वाह वाह। प्रश्न पूछती रोज जिंदगी और मैं बगले झांक रहा हूं, अपनी आत्मा की ऊंचाई छायाओं से आंक रहा हूं। बहुत खूब। प्रश्न पूछती रोज जिंदगी और मैं बगले झांक रहा हूं, अपनी आत्मा की ऊंचाई छायाओं से आंक रहा हूं। एक तरफ आदर्श घनेरे, आंखों में सपनों के डेरे, एक तरफ कीचड़ और दलदल, धोखा आपा धापी और छल। इधर नहीं मैं, उधर नहीं मैं। एक तरफ आदर्श घनेरे, आंखों में सपनों के डेरे, एक तरफ कीचड़ और दलदल, धोखा आपा धापी और छल। इधर नहीं मैं, उधर नहीं मैं। एक कण है मेरे भीतर जो दुर्योधन के समीप है। क्या बात है, बढ़िया। बहुत सुंदर। एक कण है मेरे भीतर जो दुर्योधन के समीप है, गलत साथ में, गलत जगह पर, गलत हाथ में। गलत साथ में, गलत जगह पर, गलत हाथ में, बना खिलौना, दिख है प्रतिभा, यही नियति है। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। एक कण है मेरे भीतर जो दुर्योधन के समीप है, गलत साथ में, गलत जगह में, गलत हाथ में, बना खिलौना, दिख है प्रतिभा, यही नियति है। गलत नहीं मैं, सही नहीं मैं, एक त्रिशंकु। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। सही नहीं मैं, एक त्रिशंकु। कितने कोण, कितने घुमाव हैं, मन के भीतर घोर अंधेरा, बाहर झालर टांग रहा हूं। मन के भीतर घोर अंधेरा, बाहर झालर टांग रहा हूं। प्रश्न पूछती रोज जिंदगी और मैं बगले झांक रहा हूं। क्या बात है, क्या बहुत सुंदर। एक का परिचय मेरे भीतर खुद से ही गहराता जाता, एक का परिचय मेरे भीतर खुद से ही गहराता जाता। खट 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 खट, चेहरा मोरा, नाम पता सब याद दिलाता, लेकिन उत्तर एक मौन है, पूछ रहा अजनबी कौन है। नाम नाम तुम्हारे जैसे कितने, ये पत्थर के भवन हुए हैं किसके अपने। नाम नाम तुम्हारे जैसे कितने, ये पत्थर के भवन हुए हैं किसके अपने। नाम नहीं परिचय होता है, पता नहीं परिचय होता है, चेहरा मोरा रोज बदलता। मैं अब ठगा और ठगियाया सा, अपनी आत्मकथा का पाठक, जीवन रेखा बांच रहा हूं, अपनी आत्मा की ऊंचाई छायाओं से आंक रहा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये कैसे पागल रास्ते थे जिनके पीछे दौड़ रहा हूं, हरियाली और धूप सुबह की सबको पीछे छोड़ रहा हूं। नहीं सूर्य सा मुझ में साहस, पर दीपक बन जल सकता था, माटी की गोदी में रहकर अंधियारों से लड़ सकता था। किंतु मुझको शिखर बुलाते, किंतु मुझको शिखर बुलाते, और कामनाओं के अजगर रोज निगलते। इच्छाओं की भीषण ज्वाला धू धू जलती,
और जवानी खूब मचलती। वाह। आशा का आकाश पास था, मैं उन्मन था, मैं उदास था। सोने की लंका के सपने रेत धूल अब फांक रहा हूँ, अपनी आत्मा की ऊंचाई छायाओं से आंक रहा। वाह, बहुत सुंदर। कैसे कैसे वो गलियारे, कैसे कैसे वो गलियारे, सारे अंधे गूंगे बहरे, सब चेहरे पर मुकुट लगाए। और चेहरे पर सब चेहरे पर मुकुट लगाए, और खोटा ये ढिंडोरची अपना अपना ढोल बजाते, अभिनय करते, लीला करते, रास रचाते। मुझको वह सब अच्छा लगता, अब झूठा ही सच्चा लगता। ये ढिंडोरची अपना अपना ढोल बजाते, अभिनय करते, लीला करते, रास रचाते। मुझको वह सब अच्छा लगता, अब झूठा ही सच्चा लगता। मुझे मुखौटा चेहरा लगता। शाम हुई अब ढूंढ रहा हूं अपना चेहरा, छायाएं हैं बढ़ती जाती, मेले में खोए बच्चे सा। मैं उदास हो टूट रहा हूं, सिसक रहा हूं, मन के घोड़े पर लगाम कस घर की दिशा में हाँ कर रहा हूं, अपनी आत्मा की ऊंचाई छायाओं से आंक रहा हूं। प्रश्न पूछती रोज जिंदगी और मैं बदले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बढ़िया अनिल जी, बहुत बढ़िया। हर एक के मन की सच्चाई है। आप लोगों का बहुत। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ सुभाष शर्मा जी को। तो वो कन्नौज जिले में उनका जन्म हुआ था और 25 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। साहित्य संध्या मासिक रूप से आयोजित करते हैं मेलबर्न में, और हिंदी शिक्षा संघ ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष हैं। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है, सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में विभागाध्यक्ष है। दिल्ली IIT से शिक्षा प्राप्त की है। नॉर्वे, UK, USA के विश्वविद्यालयों में शोध और अध्यापन किया है, और कविता तथा कहानी लिखते हैं। टीवी, पत्र पत्रिकाओं और रेडियो के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार भी करते हैं। बूमरैंग कविता संग्रह के सह संपादक थे, और अनेकों पत्रिकाओं में इनके लेख और कहानी और कविताएं छपते रहते हैं। मेलबर्न मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला है, मेलबर्न काव्य शिरोमणि और सन मैगजीन अवार्ड, अखिल भारतीय मंचीय कवि पीठ लखनऊ का विश्व हिंदी सम्मान भी इनको मिला है। तो मैं उनकी 2 पंक्तियों से उनका स्वागत करती हूँ। जुमा पर जब भी अपनों की कहीं पर याद आती है, मुझे ना जाने क्यों अपने वतन की याद आती है। बहुत बहुत स्वागत सुभाष जी। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, आपने परिचय दे दिया। आज मैं इतनी बड़ी हस्तियों के साथ बैठा हूँ, संतोष चौबे जी, अनिल जी, और भारत से बागड़े जी भी जुड़े हुए हैं शायद, और अनेक हमारे हरिहर झा जी हैं, मृदुला जी हैं। इतने बड़े कवियों के बीच में मैं बहुत अपने को छोटा पाता हूं, पर कोशिश करता हूं कुछ रचनाएं सुनाऊं आपको। सबसे पहले हिंदी दिवस है, तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं जब नॉर्वे में था और मुझे अपनी भाषा के ऊपर जो है गर्व की बात आई, तो निज भाषा निज संस्कृत का जिनको नहीं ज्ञान, ज्ञानी बन बिचरहि धरा ते नर स्वान समान। ते नर स्वान समान गलिन में गाल बजावे, और छिन भर तारी मिले बाद में गारी खावे। तो जिनको अपनी मातृभाषा, जिनको अपनी संस्कृत पर नहीं गर्व है, वो चाहे कितने बड़े इंजीनियर बन जाएं, पर उनको कहीं जगह नहीं है। और मैं एक कविता जो कि हमारी कन्नौजी भाषा में ही लिखी है मैंने, जो है जब मुझे भारतीय ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रीयता मिली थी, उस समय मैंने लिखी थी। बहुत दुख हुआ था कि अपने ही देश में अपने ही लोगन के, अपने ही देश में अपने ही लोगन के दांव पेच देखे हम विदेश भाग आए हैं। भेदभाव धन अभाव देख के मन मुटाव, देखो आज यहाँ हम चैन ठौर पाए हैं। पेट काट बाप ने पाले थे 3 पूत, पेट काट बाप ने पाले थे 3 पूत, उन सब के बीच में हम ही पड़ पाए हैं। उन्हें छोड़ छाड़ पाछे उनके ही हाल पे, दांव पाए आज हम विदेश भाजे आए हैं। दांव पाए आज हम विदेश भाजे आए हैं। तो मान हान ताक धरे, मान हान ताक धरे, अपने को दूर करे,
धरती के दूसरे छोर पे हम आए हैं और पैसा ही पैसा, पैसा की मार देख सगी माँ को दे तलाक सौतेली पाए हैं, सगी माँ को दे तलाक सौतेली पाए हैं। और कबहू अकुलात्मन, कबहू अकुलात्मन, कबहू उक्तात्मन। जो लोग पूर्वी भारत के रहने वाले होंगे, उक्तात और अकुलात में दोनों शब्दों में फर्क है, तो मैंने यहाँ लिखा है कबहू अकुलात्मन, कबहू उक्तात्मन, कबहू हम अपने ही देश को गरियात हैं, पर कोई अनजान जब माटी को देत लात, काहे छोड़ आए हम जिया पछतात है, काहे छोड़ आए हम जिया पछतात है। तो मित्रों, ये थी मेरी एक कविता, और अगर रेखा जी समय हो तो एक छोटी सी कविता और मैं सुना सकता हूँ। बहुत सुंदर सुभाष जी, बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। तो ये है कविता है पतझड़। जब विदेश में आते हैं तो बहुत बहुत लोग को लेके आते हैं आशाएं आकांक्षाएं, कभी पूरी होती कभी नहीं होती है। तो मैं पतझड़ के पत्तों जैसा, मैं पतझड़ के पत्तों जैसा यूं ही रोज बिखरता हूँ, रोज अधूरे सपने लेकर सोता हूँ और जगता हूँ। आशा और अभिलाषा का मैं मंत्र अधूरा पढ़ता हूँ, अंतर मन से जिज्ञासा का पत्र अधूरा लिखता हूँ, कंठ मुक्त होकर गाता हूँ, कुछ मन में रख लेता हूँ, रोज अधूरे सपने लेकर सोता हूँ और जगता हूँ। तो बैठ रेत के टीले पर मैं मन में मरु को आश्रय देकर, पथ से कुछ कांटे चुन चुन कर, वैभव की गरिमा को लेकर मैं गिर की जैसे यूं जमता और पिघलता हूँ, रोज अधूरे सपने लेकर सोता हूँ और जगता हूँ। तो रोज जन्म लेकर मरता हूँ, बादल सा उड़ता फिरता हूँ, मौन मरुस्थल में बूंदे बन जहां तहां गिरता फिरता हूँ, मैं बादल से बूंदे बनकर यूं ही रोज बरसता हूँ, रोज अधूरे सपने लेकर सोता हूँ और जगता हूँ, सोता हूँ और जगता हूँ। और अंतिम है, मैं चंदन से खुशबू लेकर जा बैठा बबूल के ऊपर, बांध पैर में सुंदर नूपुर, रंभा उतरी जैसे भूपर, मैं रंभा के नूपुर जैसा बजता और बिखरता हूँ, रोज अधूरे सपने लेकर सोता हूँ और जगता हूँ, रोज अधूरे सपने लेकर सोता हूँ और जगता हूँ। बहुत सुंदर सुभाष जी। मुझे ये हम थोड़ा सा आउट ऑफ क्रम जा रहे हैं, क्रम से बाहर हटके। मैं मृदुल कीर्ति जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और मृदुल कीर्ति जी को मैं बुलाना चाहूंगी। उन्होंने सामवेद का पद्य अनुवाद किया है, ईशादी 9 उपनिषद, अष्टवक्र गीता काव्यानुवाद, यह श्रीमद् भागवत गीता का ब्रज भाषा में अनुवाद और ईशादी के 9 उपनिषद में अपने 9 उपनिषदों का हरि गीतिका छंद में हिंदी में अनुवाद किया है और अभी भी वो अनुवाद कर रही है। बहुत सारे अनुवाद उन्होंने किए हैं, सारे मैं यहाँ पढ़ने की बजाय मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो अपनी एक कविता हमको सुनाए। मृदुल जी स्वागत है। मृदुल जी है? हेलो जी मृदुल जी। हाँ, आपका वीडियो नहीं है मृदुल जी? अभी करती हूँ, अभी 1 मिनट। मृदुल जी बहुत स्वागत है आपका, आपको विशेष रूप से बुलाया गया है। रही हैं मृदुल जी? मृदुल जी वीडियो शायद ऑन कर रही हैं, तो
तब तक हम आगे चलें क्या? हम उनको दोबारा बाद में बुला लेंगे। तो फिर आपको ही बुलाना है मुझको। तो मेरी बारी है बुलाने मैं तो संतोष जी को सुनने के लिए बहुत उत्सुक बैठी हूँ। और एक छोटा सा मैं बस जी, उन्हें तो आप हम लोग अच्छी तरीके से, क्योंकि वो तो अध्यक्ष का कार्यभार संभाले हुए हैं। तो इससे पहले कि जो रेखा जी को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, जिनकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, और ऑस्ट्रेलिया हिंदी के नाम पर और कविता के नाम पर रेखा राजवंशी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मित्रों, कवित्री और लेखिका रेखा राजवंशी जी पिछले 20 वर्षों से हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार के लिए कार्यरत हैं। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों में के कवियों को जोड़कर हेलो, मुझे क्षमा करिएगा, मेरे से मैं कार में थी, स्लिप हो गया, तो अभी हो गया था सेशन। मृदुल जी, आप 5 मिनट अगर रुक सकती हैं क्या? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। तो फिर आपको 5 मिनट में हम फिर आमंत्रित करेंगे, ठीक है जी जी। तो मित्रों, मैं बात कर रहा था रेखा जी को आमंत्रित करने की। तो रेखा जी के बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि वो 20 सालों से जुड़ी हुई हैं हिंदी से और ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया के सभी नगरों को आपने एक सूत्र में बांध दिया है, सब कवियों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। जिस तरीके से विश्व रंग में संतोष चौबे जी ने इकट्ठा किया पूरे विश्व को, रेखा जी ने जो पूरे ऑस्ट्रेलिया को, इवन विश्व रंग में भी जो है सब पूरे ऑस्ट्रेलिया को एक साथ किया। और आदिवासियों की एक लोक कथा ड्रीम टाइम्स स्टोरीज है, जो यहाँ के ओरिजिनल लोग जो हैं मूल निवासी, तो उनकी एक अंग्रेजी की जो पुस्तक थी उसका आपने हिंदी में अनुवाद किया है। इसके लिए इनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिला है। रेखा जी 7 पुस्तकें अब तक प्रकाशित कर चुकी हैं, 2 इसी वर्ष आई हैं, और अब मेरा ख्याल 1-2 अभी उनकी और भी चल रही जो वो बताना नहीं चाहेंगी। तो साहित्य अकादमी दिल्ली और विश्व रंग भोपाल में उनको आमंत्रित किया गया था। पिछले साल विश्व रंग ऑस्ट्रेलिया की फेस्टिवल डायरेक्टर थी। महात्मा गांधी केंद्रीय विद्यालय बिहार के MA के पाठ्यक्रम में कंगारुओं के देश में कविता जो आपकी लिखी हुई है वो लगाई गई है। साहित्य अकादमी दिल्ली और विश्व रंग भोपाल में आपको आमंत्रित किया गया था, जो पिछले साल हुआ था। और रेखा जी पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया की भारतीय साहित्य और कला, जिसको इलासा के माध्यम से जहां हम बैठे हुए हैं, उसकी संस्थापिका और निर्देशिका हैं, और बहुत से कार्यक्रम यहाँ मेलबर्न के साथ में भी करती रहती हैं, हाई कमीशन के साथ में भी करती रहती हैं। तो ऐसी बड़ी हस्ती को जो ऑस्ट्रेलिया को जोड़े हुए हैं विश्व के साथ, उनको आमंत्रण करता हूं। उनका आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। और रेखा जी, आप अपनी प्रस्तुति करें, मंच आपका है। सुभाष जी, इतना सब कुछ रेखा जी बहुत बहुत आभार। इतना सब कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। तो मैं बस, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है, बहुत लोग हैं, तो कुछ एक छोटा सा एक स्टैंजा मैं एक इसका हिंदी के ऊपर सुना देती हूँ। विश्व की भाषा बने ये कल्पना, आओ हिंदी की सजाएं अल्पना। प्रेम हो, सद्भाव हो, सत्कार हो, मातृभाषा का जहां आधार हो, सर्व मंगल हो, यही है कामना, आओ हिंदी की सजाएं अल्पना। संस्कृत से जन्म लेकर जब चली, फारसी, उर्दू और अरबी से मिली, नई शैली रूप नव अभिव्यंजना, विश्व की भाषा बने ये कल्पना। ज्ञान की गंगा बहाती जा रही, योग और विज्ञान भी सिखला रही, साहित्य संस्कृत की सनातन साधना, आओ हिंदी की सजाएं अल्पना। और आन पहुंचे हैं समंदर पार जब, नई पीढ़ी का बने आधार अब, सीखे सब हिंदी यही संकल्पना, और विश्व की भाषा बने ये कल्पना। एक बस छोटी सी, क्योंकि बसंत का मौसम है तो मैं समय ना लेते हुए एक छोटा सा गीत गाकर नहीं पर पढ़कर प्रस्तुत कर रही हूँ। खिली नई बासंती धूप, खिली नई बासंती धूप, और मौसम ने बदला है रूप। जाड़े ने धीरे से बंद किए दरवाजे, फूलों के नए रंग हर क्यारी में साजे, सबको भाया ये स्वरूप, खिली नई बासंती धूप। मन हुआ तरंगित जब गूंजा बसंत राग, नव पल्लव नव सौरभ बिखरा गंधित पराग,
रिक्त हुए अंधियारे को खिली नई बासंती धूप। पंछी चहके चहके बगिया महके महके, प्रेमी युगलों के मन प्रेमी युगलों के मन है बहके बहके, बिखराए सूरज ने लूप, खिली नई बासंती धूप। मौसम ने बदला है रूप, खिली नई बासंती धूप। तो सुभाष जी आज तो इतना ही पढ़ूंगी मैं बस। बहुत सुंदर आपके हिंदी के बहुत अच्छे रेखा जी, बहुत अच्छे रेखा जी, बहुत अच्छा रेखा जी, बहुत बधाई आपको। धन्यवाद अनिल जी। और मैं अब बुलाऊंगी मृदुल जी को एक कविता प्रस्तुत करें और उसके बाद हम संतोष जी को आमंत्रित करेंगे। हाँ अनिल जी और सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा नमन। और आपने मुझे ऐसे स्थान दिया, ये तो बहुत ही मान मेरा बढ़ाया, और हिंदी का भी। और बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हुए, समय ना लेते हुए, मैं हिंदी दिवस पर केवल हिंदी से संबंधित एक रचना। मृदुल जी वीडियो नहीं चल रहा आपका। आप वीडियो चलेंगे, मैंने कहा कार में हूँ ना, तो मुझे जितना चल रहा है उतना चलने दीजिए। तो मैं कर रही हूँ कि केसरी हिंदी उगाओ। जो हमारा लक्ष्य है आज विश्व में, हमें हिंदी को कैसे प्रसारित करना है, और हिंदी की जो भाव गरिमा है, जो उसका दर्शन है, और जो अध्यात्म है, जो ज्ञान और विज्ञान है, उसको मैं कुछ पंक्तियों में कैसे किया है, कृपया सुने। केसरी हिंदी उगाओ, विश्व भाषा भूमि में केसरी हिंदी उगाओ। विश्व है परिवार, इसको देव भाषा भी बताओ। केसरी हिंदी सुगंधा सुरभि से अवगत कराओ, और सेतु हिंदी का बनाकर सीख लो और कुछ सिखाओ। विरल हिंदी, सरल हिंदी, गूढ़ गर्भा सीख जाओ। वर्ण अक्षर व्याकरण के मर्म गहरे जान जाओ। स्वर व व्यंजन अमर अक्षर नाद का दर्शन सुनाओ। केसरी हिंदी उगाओ। पाणिनि के सूत्र हिंदी में छुपे, पाणिनि के सूत्र हिंदी में छुपे, यदि जान पाओ। और शांति सर्वम धी के उद्गम मंत्र भी जग को बताओ। विश्व हित ऋषियों की वाणी योग का उद्भव सिखाओ। केसरी हिंदी उगाओ। संस्कृति संस्कृत समाहित संस्कारी साम गाओ। और हिंद जय जय हिंद हिंदी जय जय हिंदी गुंजाओ। केसरी हिंदी उगाओ। जी ये मैं इसकी हिंदी की सारगर्भिता, और दूसरे भाषा जो है, भाषा स्वयं में ही एक मुखरित संस्कृति है, ये हमें नहीं भूलना है। और किसी भी भाषा के अंदर उस देश की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार तीनों के बीज समाहित होते हैं। तो हिंदी केवल भाषा नहीं है, एक मुखरित संस्कृति है। तो इसकी जो गूढ़ गर्भिता है, शब्द गर्भिता है, मर्म गर्भिता है, उसको तो किस भाषा के पास बताइए। पाणिनि सा व्याकरणाचार्य है जो हमारे पास है, पाणिनि जैसा व्याकरणाचार्य हमारी हिंदी का आधार है। हमें कौन हरा सकता है। थोड़े समय की प्रतीक्षा की बात है, और ये तकनीक के सहायता से तो आप देखिएगा हिंदी सच में उद्भव की ओर जा रही है, उद्गम से उद्भव की ओर जा रही है। और आपने हमें समय दिया, हमारी रचना को सुना, बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मृदुल जी। अब मैं बुलाने जा रही हूँ आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष संतोष चौबे जी को। उनके लिए तो जितना कहूँ उतना कम है, थोड़ा सा मैं उनका फिर भी परिचय दे रही हूँ। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित संतोष चौबे जी वर्तमान में डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय तथा आईसेक्ट विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, तथा आईसेक्ट नेटवर्क राज्य संसाधन केंद्र और वनमाली सृजन पीठ के अध्यक्ष हैं। कवि, कथाकार, उपन्यासकार संतोष चौबे जी हिंदी के उन विरल साहित्यकारों में से हैं जो हिंदी साहित्य और विज्ञान में समान रूप से सक्रिय हैं। उनके 3 कथा संग्रह, 3 कविता संग्रह प्रकाशित और चर्चित हुए हैं। उनको हाल ही में उन्होंने कथाकार वनमाली पर केंद्रित 2 खंडों में
वनमाली समग्रकार तथा कथा एवं उपन्यास पर केंद्रित वैचारिक गद्य की 2 पुस्तकों आख्यान का आंतरिक संकट एवं उपन्यास की नई परंपरा का संपादन भी किया है। उनकी पुस्तक कंप्यूटर एक परिचय हिंदी के वे कंप्यूटर की पहली किताब थी जिसने विक्रय के कीर्तिमान स्थापित किए और जिसे भारत सरकार का मेघनाथ साहा पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का दुष्यंत कुमार पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। भारत सरकार का मेघनाथ साहा पुरस्कार, भारत सरकार का राष्ट्रीय विज्ञान प्रचार पुरस्कार, समग्र विज्ञान लेखन के लिए मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा पुरस्कार, राष्ट्रपति इंडियन इनोवेशन अवार्ड तथा नेस्कॉम आईटी इनोवेशन अवार्ड एंड एशियन फोरम का प्रतिष्ठित अवार्ड प्राप्त हुआ है। सामाजिक उद्यमिता के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित श्वाब फाउंडेशन अवार्ड तथा सीनियर अशोक फेलोशिप भी प्राप्त हुए हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर संतोष चौबे जी को उनकी पंक्तियों के साथ। आना जब मेरे अच्छे दिन हो, जब दिल में निष्कपट ज्योति की तरह जलती हो, तुम्हारी क्षीण याद और नीली लौ की तरह कभी कभी चुपती हो इच्छा, जब मन के अछूते कोने में सहेजे तुम्हारे चित्र पर चढ़ी ना हो धूल की परत। आना जैसे बारिश में अचानक आ जाए कोई अच्छी सी पुस्तक हाथ, या कि गर्मी में छत पर सोते हुए दिखे कोई अच्छा सा सपना। तो संतोष चौबे जी का हार्दिक स्वागत। बहुत बढ़िया, बहुत चौबे जी का स्वागत है। नमस्कार रेखा जी, आदरणीय राजकुमार जी, आदरणीय अनिल जी, और यहाँ उपस्थित बहुत सारे मित्रों जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ और जो विश्व रंग भोपाल में पधारे भी थे। रेखा जी थी, जया वर्मा जी थी, और भी मित्र, पुष्पिता अवस्थी जी भी थी। तो इन सबका अनिल जी तो खैर आए ही थे। तो आप सबको देखकर बहुत अच्छा लगता है और इस समय में आपने जो गोष्ठी आयोजित की है उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। मैं इलासा ऑस्ट्रेलिया और साहित्य संध्या को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया। रेखा राजवंशी लगातार कार्यक्रम करती रहती हैं, उनकी किताब भी मुझे देखने में आई है, और जिस तरह की प्रेरणा ये समूह अब पैदा कर रहे हैं पूरे विश्व में, मुझे ये बहुत ही शुभ संकेत लगता है और लगता है कि पूरे विश्व में हिंदी को लेकर एक बड़ा उत्साह है। मैं ये भी जिक्र करूं कि स्मारिका जो आपने भेजी मेरे पास में वो बहुत अच्छी बनी है, और उसमें टैगोर पर भी एक आर्टिकल है, विश्व रंग पर एक आलेख है, बच्चों की कविताएं हैं, छोटी कहानियां हैं। तो वो सारी चीजें आपकी अभिरुचि को प्रदर्शित करती हैं और बहुत अच्छी तरह संयोजित हुई है स्मारिका। पता नहीं आप शायद बाद में उसको रिलीज करेंगी, लेकिन वो बहुत अच्छी स्मारिका है। और सौभाग्य से उसमें वो दोनों चीजें हैं जो इस बार के विश्व रंग में प्रमुखता से रहेंगी, यानी कि इस बार का विश्व रंग हम बच्चों पर केंद्रित करना चाह रहे हैं। तो बच्चों की कविताएं उसमें हैं और बच्चों पर केंद्रित कार्यक्रम के बारे में भी जिक्र है, तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरा, टैगोर तो खैर रहेंगे ही। तो अभी पिछले दिनों अनिल जी से बात हुई है, तो मुझे लगता है कि भाषा को लेके और बड़ा काम करने की जरूरत है। तो हम लोग भाषा पर भी एक ऐसा बड़ा कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं। हिंदी दिवस पर ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें लक्ष्य ये है कि 1 करोड़ लोगों को हिंदी में शामिल किया जाए। वो देश के भी होंगे, विदेश के भी होंगे, हमारे यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के और साउथ के भी होंगे, लेकिन बाहर के लोग भी होंगे। उसके लिए डिजिटल प्राइमर एक तैयार किया गया है और वो हम लॉन्च करेंगे। तीसरी बात ये है कि बहुत सारी जो फैलाव है उसको केंद्रों के माध्यम से अब संयोजित किया गया है। तो अनुवाद केंद्र है, भाषा शिक्षण केंद्र है, टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, इन सबको लेकर एक बड़ा प्रयास विश्व रंग समूह कर रहा है। और निश्चित रूप से आपने ये जिक्र किया, कथा मध्य प्रदेश, कथा देश, विज्ञान कथाओं पर केंद्रित, अब हिंदी में विज्ञान कथाओं पर केंद्रित 6 खंडों में प्रकाशन रेडी है।
और हिंदी की विज्ञान कविताओं पर भी 3 खंडों में काम रेडी है, तो उस सबको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये सब विश्व रंग के दौरान होगा। बच्चों के गीतों पर भी बड़ा काम किया जा रहा है और लगभग 1500 बाल गीत। अब आप देखिए कि हम लोग सब बड़े लोगों के लिए लिखते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कम लिखा जाता है, जबकि हमारे बड़ी परंपरा है बच्चों पर लिखने की, बच्चों के लिए लिखने की। तो वो भी किया गया है, उसको कंपोज भी कर रहे हैं, इलस्ट्रेट भी कर रहे हैं, और वो बच्चों की कविताएं भी सामने आएंगी। अभी आपने जिक्र किया हिंदी से मेरा जुड़ाव। यूँ तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग इंजीनियर बैठे हुए हैं, पर जो कंप्यूटर एक परिचय पुस्तक थी, उसने मेरे लिए आँख खोलने का काम किया। और मुझे मालूम पड़ा कि हमारे देश में, हमारे ग्रामीण इलाकों में, हम अर्बन एरियाज में जितनी भी कंप्यूटर्स की बातें करें, उसका विकास और ये कंप्यूटर क्रांति की, सूचना क्रांति की बात होती थी, वो तभी संभव है जब हिंदी में और भारतीय भाषाओं में उसका विकास हो। मुझे बहुत खुशी है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान ने इस इशू को बड़े जोर से उठाया, और अब भारत सरकार की नीति है कि वो हिंदी और भारतीय भाषाओं में, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग, ITI और मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स भी उसमें लॉन्च कर रही है। कोई छोटा मोटा योगदान हम लोगों का भी उसमें है। हमने करीब 30 वर्ष पहले से ये बात कहना शुरू किया था, और अब इसका बड़ा विस्तार पूरे देश में हो रहा है। आज की संगोष्ठी के बारे में 2 मिनट में ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत सारी संगोष्ठियों में जाता रहता हूँ, लेकिन जिस तरह की परिपक्वता आज की संगोष्ठी में देखने मिली, वो कम संगोष्ठियों में देखने मिलती है। बहुत ही परिपक्व कविताएं पढ़ी गई। शार्दुला खुद हो, या जया वर्मा हो, या आनंद वर्धन जी हो, या अंत में पुष्पिता जी हो, सबने खूब मैच्योर्ड किस्म की कविताएं पढ़ी, और ऐसा लगता है कि हिंदी का इस तरह से तो प्रवासी भारतीयों के बीच में अच्छा और बहुत बढ़िया विकास हुआ है, और इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। इसी के अलावा एक बात और भी देखने वाली है कि जिस तरह का विधाओं का सेपरेशन हमारे देश में है, मतलब भारत में गीतकार, गजलकार जो हैं वो अतुकान कविताओं को बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते, वैसा ही दूसरे लोग भी ये करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई सेपरेशन देखने नहीं मिलता है। गीत भी हुए, गजल भी हुई, अतुकान कविताएं भी हुई, और सुभाष जी ने लोक के बारे में भी और लोक छंद में भी कविता पढ़ी। तो ये बहुत सुखद बात है। विश्व रंग ये मानता है कि विधाओं के बीच का सेपरेशन नहीं होना चाहिए। लोक की उतनी ही जगह है जितनी कि अर्बन की या नागरी भाषा और प्रदर्शनों की जगह है, और लोक के बिना जीवन रस है ही नहीं। तो जब वो कविता पढ़ रहे थे तो इतना जीवन रस आपको उसमें देखने मिलता है, और आपने लोक को भी समावेशित किया, ये बहुत अच्छी बात है। एक और बात मैं जो रोहित जी ने कही और आनंद वर्धन की कविता में भी थी, कि मित्रों अंततः साहित्य का कोई उद्देश्य तो होना ही चाहिए। मुझे लेखक एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में पसंद आता है। उसके पास थोड़ा एक्टिविज्म होना चाहिए, जैसे आप लोग सब कर रहे हैं, वो एक तरह का एक्टिविज्म ही है। जब कचरा बीनने वाले बच्चों के बारे में बात करते हैं तो वो काव्य का विषय नहीं है, वो एक्शन का विषय है, और थोड़ा बहुत एक्टिविज्म भी हमको उसमें शामिल करना चाहिए। आनंद ने जब अपनी कविता माँ या दूर आकाश के तारों पर पढ़ी, तो उसमें एक ऐसा संदेश भी आता है कि हमको, तो पूरा विश्व रंग एक सोशल एक्टिविज्म है, और वो वैश्विक सोशल एक्टिविज्म है, जिसमें कि तमाम विश्व के रंग शामिल हैं, लोग शामिल है, नागरिक शामिल है, और कलाओं के बीच की रेखाएं भी सारी तोड़ी जा रही हैं। अब तो टेक्नोलॉजी ने ये सब संभव कर दिया है। तो ये 1-2 बातें मैं विश्व रंग के बारे में कहना चाहता था। नवंबर में और फरवरी में 2 हिस्सों में होगा विश्व रंग। तो जो पुरस्कार और सम्मान वगैरह हैं वो फरवरी में होंगे, और इस बार प्रवासी भारतीयों के लिए भी 2 सम्मान घोषित किए गए हैं, तो वो कथा पर और कविता पर होंगे, और उन सबको आमंत्रित किया जाएगा। और दूसरा विश्व रंग जो बच्चों पर केंद्रित है और जो भाषा पर केंद्रित है, वो नवंबर में शुरू हो जाएगा। एक बार पुनः सबको बधाई देते हुए, अनिल जी की कविताएं मैंने कम सुनी थी, लेकिन आज जब सुनी तो मालूम पड़ा कि अनिल जी बहुत अच्छे गीतकार हैं और बहुत अच्छे कवि भी हैं।
और उनमें थोड़ी बहुत उत्तराखंड की यानी कि लीलाधर जगुड़ी की और उनकी छाया भी देखने मिलती है। वैसे ही जब मित्रों ने और पढ़ी तो एक जगह मुझे मुक्तिबोध की छाया देखने मिली, एक जगह मुझे जितनी दीप की बात हुई है, ये दीप की सारी बात असल में मैं मिट्टी का दीपक, मैं ही हूँ उसमें जलने का तेल, अज्ञे की कविता है। और अज्ञे से दीपक जो है बहुत दिनों से हमारे यहाँ प्रतीक के रूप में आया है, तो दीपक की भी बहुत सारी बात की गई है। मैं 2-3 छोटी कविताएं सुना दूं रेखा जी? बिल्कुल बिल्कुल, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वागत। तो मैं आपको जो मेरी ज्यादा लोकप्रिय कविता है वो नहीं सुनाऊंगा, वो अक्सर सुनाता रहता हूँ। इस बीच में मैंने शब्द युग्मों पर थोड़ा काम किया है। जो हमारी दार्शनिक परंपरा है उसमें जो शब्द युग्म बने बने आते हैं वो सदियों की परंपरा और सदियों के ज्ञान को अपने आप में समेटते हैं। और अब जो एक दिक्कत है वो ये है कि इन शब्द युग्मों को तोड़ा जा रहा है, उनको अलग अलग किया जा रहा है। तो उनमें जो संतुलन था वो संतुलन आपको आपके जीवन को संतुलित रखता था, लेकिन जब उसे तोड़ देते हैं तो वो असंतुलित होता जाता है। ऐसे 1-2 शब्द युग्म में बात करूंगा, एक छोटी कविता पहले सुनाता हूँ। ये थोड़ी मजे मजे की कविता है। आप म्यूट हो गए हैं। हाँ जी, तो छोटा सा व्यवधान बीच में आ गया था। तो ये कविता थोड़ी मजे की कविता है, इसको सुनिएगा। इसका नाम है छोड़ो यार। छोड़ो यार कहते हैं हम कई बार, लेकिन उसके बहुत सारे लेयर्स हैं। पीठ पर प्यार भरी थपकी था छोड़ो यार, पीठ पर प्यार भरी थपकी था छोड़ो यार, जीवन की अंतहीन लेकिन निरर्थक लड़ाइयों में दार्शनिक हस्तक्षेप था छोड़ो यार, अंधेरे रास्तों पर भटकने के बाद अचानक आए रोशनी के चमकते बिंदु की तरह था छोड़ो यार, दोस्ती की सीमा पर खड़ा परिधि के बाहर की अतल गहराइयों से सावधान करता चेतावनी संकेत था छोड़ो यार, कभी जीवन में वापस लौटने का आह्वान था और कभी व्यर्थ के संघर्ष से बाहर आने का रास्ता छोड़ो यार। अब और क्या कहें छोड़ो यार के बारे में, छोड़ो यार। क्या बात है, बहुत खूब, वाह वाह वाह। वाह, बहुत सुंदर। अब और क्या कहें छोड़ो यार के बारे में, छोड़ो यार। तो जो मैं शब्द युग्मों की बात कर रहा था उसमें 2 शब्द युग्म पर कविता आपको सुनाता हूं। इसमें पहला है धर्म करम। धर्म करम। एक थे परमपिता मनुष्य और उनकी थी 2 संतान, एक का नाम धर्म दूसरे का कर्म। एक थे परमपिता मनुष्य और उनकी 2 संतान, एक का नाम धर्म दूसरे का कर्म। अब ये तो पता नहीं कि दोनों में बड़ा कौन था, पर जानने वाले बताते हैं कि कर्म पहले दुनिया में आया और धर्म बाद में। पहले दोनों साथ साथ रहते थे, कर्म का निवास भुजाओं में और धर्म का मन में। जब तक दोनों साथ साथ रहे परिवार खूब फला फूला, सूरज का होता रहा सम्मान और नदियों तथा वृक्षों की होती रही पूजा। धरती को कहा गया माता और संतानों को मिलता रहा उसका प्रेम। फिर कर्म अलग हुआ धर्म से, उसे अब अपना घर छोटा पड़ता था, उसे चाहिए थी वो सारी जगह जहां धर्म का कब्जा था। धरती, पहाड़, नदियां और वृक्ष, सूरज, चंद्रमा, तारे और ब्रह्मांड, लघु से लेकर विराट तक, कण से लेकर क्षण तक कर्म को सब चाहिए था। धर्म भी कब मानने वाला था? वो घर से निकला, वो मन से निकला और निकला मंदिर से। अब वो विद्यालयों में था और महाविद्यालयों में, बाजारों में था और कारखानों में, सड़कों पर था और चौराहों पर भी। वो इस कदर फैला कि पहचानना मुश्किल कि कौन सा स्थान धर्म का है और कौन सा कर्म का।
कहते हैं कि धर्म और कर्म की इस लड़ाई में परमपिता मनुष्य ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और वो अक्सर विक्षिप्त की तरह यहाँ वहां भागता दिख जाता है। कलाओं, ये तुम्हारे हस्तक्षेप का समय है, इस परम पिता को रोको, ये कभी भी आत्महत्या कर सकता है। तो बहुत सही भाई, वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। कहते हैं कि धर्म और कर्म की इस लड़ाई में परम पिता मनुष्य ने अपना संतुलन खो दिया है और वह अक्सर विक्षिप्त की तरह यहाँ वहां भागता दिख जाता है। कलाओं, ये तुम्हारे हस्तक्षेप का समय है, इस परम पिता को रोको, ये कभी भी आत्महत्या कर सकता है। बहुत सही, बहुत सुंदर। चौबे जी बहुत सुंदर। अब एक दूसरे शब्द इनको पकड़ता हूँ। पश्चिम का जो जितनी भी आलोचना है उसमें डिस्कोर्स शब्द बहुत बार आता है, लेकिन हमारे यहाँ हर समय विचार विमर्श एक साथ रहते थे, मतलब विचार और विमर्श एक साथ आते थे। यदि आप विचार को विमर्श से अलग कर दें तो किस तरह से, भारत में ये बहुत हो रहा है इस समय, बाकी जगह भी होता है, मतलब डिस्कोर्स चल रहा है, लेकिन उसमें विचार की जो जगह है, इस कविता का नाम है विचार विमर्श। सदियों की होगी मनुष्य ने मौन प्रार्थना, तब पैदा हुए विचार विमर्श। सदियों की होगी मनुष्य ने मौन प्रार्थना, तब पैदा हुए विचार विमर्श। नाम से ही स्पष्ट था कि वे जुड़वा थे, नाम से ही स्पष्ट था कि वे जुड़वा थे, और रहते भी वे एक दूसरे की छाया की तरह। पहले विचार आता, फिर आता विमर्श, कभी कभी विमर्श से भी निकलता नया विचार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता। से ही स्पष्ट था कि वे जुड़वा थे और रहते भी एक दूसरे की छाया की तरह। पहले विचार आता, फिर आता विमर्श, कभी कभी विमर्श से भी निकलता नया विचार। मिलना बैठना उनकी तासीर था और जीवन के अहम सवालों को सुलझाना उनका स्वभाव। जैसे बिटिया की शादी की बात विचार विमर्श तय होती थी, धन संपत्ति का बंटवारा विचार विमर्श तय करते थे। आपकी जीवन शैली, आपकी राजनीति और संगठन, आपका इतिहास और परंपरा, और इस तरह आपका वर्तमान और भविष्य विचार विमर्श के विषय थे। फिर दुनिया बदली, विचार विमर्श के बीच पैदा हुआ भ्रम। बताया गया कि विमर्श के लिए विचार जरूरी नहीं। फिर दुनिया बदली, विचार विमर्श के बीच पैदा हुआ भ्रम। बताया गया कि विमर्श के लिए विचार जरूरी नहीं। विचार तो कब का मर चुका, अब विमर्श एक शैली है, भव्य शब्दों में किया गया एक भव्य बयान। इस तरह विमर्श विचार से अलग हुआ। अब वो एक बादल था, एक घटाटोप, शब्दों का एक खोखला समुच्चय, ऊंचे मंच से किया गया उच्च स्तरीय अभिनय। फिर देखिए और लौटिए खाली दिमाग, खाली पीली बोम मारने के बाद। क्या बात, बहुत विमर्श एक शैली है, भव्य शब्दों में किया गया एक भव्य बयान। इस तरह विमर्श विचार से अलग हुआ। अब वो बादल था, एक घटाटोप, शब्दों का एक खोखला समुच्चय, ऊंचे मंच से किया जा रहा उच्च स्तरीय अभिनय, जिसे देखिए और लौटिए खाली दिमाग, खाली पीली बोम मारने के बाद। अब विमर्श का भी कोई ठिकाना होता है या कोई ठौर? अब विमर्श का भी कोई ठिकाना होता है या कोई ठौर? उसका भी कोई होती है, उसका भी कोई होता है ओर या छोर। कहीं से भी पकड़िए डोर और कहीं भी निकलिए, बादार अनंत, बादार कथा अनंता। अब विमर्श का भी कोई ठिकाना होता है या कोई ठौर? उसका भी कोई होता है ओर या छोर। कहीं से भी पकड़िए डोर और कहीं भी निकलिए, बादार अनंत, बादार कथा अनंता। इस तरह व्यर्थ हो रही है मनुष्य की सदियों की प्रार्थना। तोड़ा जा रहा है सभी शब्द युग्मों की एकता को, तोड़ा जा रहा है मनुष्य का संतुलन, और इस तरह टूट रहा है शायद खुद मनुष्य। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता आपकी संतोष जी। और अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर संदीप मारवा, जिन्होंने कि मेरा लास्ट मिनट पर भी उन्होंने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया। ये भी हमारी संस्था के पैट्रन हैं
और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि संदीप मारवा इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एजुकेटर, जर्नलिस्ट और बिजनेसमैन है, और वो एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टीवी और नोएडा फिल्म सिटी के संस्थापक हैं, और अपने एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स के चांसलर हैं। तो डॉक्टर संदीप मारवा के लिए मैं जितना बताऊं उतना कम है। मैंने वहां से टीवी जर्नलिज्म का कोर्स किया था, तो ये मेरी उनके साथ एक मेरा जुड़ाव है, और मेरे अनुरोध पर वो थोड़ी सी देर के लिए ही सही, पर संतोष जी को उन्होंने पूरा सुना, अब वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी आपका। अनम्यूट कर लीजिए जी। थैंक यू वेरी मच रेखा राजवंशी जी। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मुझे इस भव्य कार्यक्रम में बुलाकर जो सम्मान दिया है, मैं उसको भूलूंगा नहीं। यहाँ उपस्थित देश भर और दुनिया भर से बहुत सारे महाअनुभवी बैठे हुए हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। 2 लाइनों से शुरू करता हूं कि स्वयं विधाता होवे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ, अपनी आत्म ज्योति पर निर्भर, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। हिंदी भाषा से बहुत पुराना ताल्लुकात है। स्कूल कॉलेज में तो हिंदी पढ़ने का मौका मिला, उसके बाद जब आप बिजनेस में पढ़ जाते हैं तो फिर उसके बाद हिंदी धीरे धीरे कहीं ना कहीं छुपनी शुरू हो जाती है। लेकिन हिंदी से बहुत प्यार है, और शायद यही वजह है कि जब मैंने खुद फिल्म स्कूल शुरू किया तो उसमें मैंने हिंदी को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया और लोगों को प्रोत्साहित भी किया कि वो हिंदी भाषा को न भूलें। मेरा संपर्क क्योंकि हिंदी सिनेमा के साथ बहुत गहरा है, बहुत पुराना है। मैं पिछले 30 साल से फिल्म स्टूडियो चला रहा हूं और 28 साल से एजुकेशन में हूं, और मुझे इस बार सौभाग्य मिला है कि भारत की पहली फिल्म यूनिवर्सिटी बनाने का जो सौभाग्य मिला, और सरकार ने मुझे उसका चांसलर भी चुना है। तो वहां पे भी मैंने पूरी कोशिश की है कि हिंदी को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित और प्रोत्साहन दिया जाए। हमने सबसे पहले हिंदी सिनेमा को लेकर भारत का सबसे बड़ा हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह शुरू किया हुआ है। ये उसकी 5वीं कड़ी है जिसकी तैयारी चल रही है। विज्ञान भवन के अंदर ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़े भव्य तरीके से कार्यक्रम हर साल किया जाता है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री को लिखा था, लेकिन मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है। उन्होंने ये जिम्मेदारी हमारे सर पर डाली, और हम हिंदी, क्योंकि हिंदी को इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोत्साहित कर रहा है तो वो हिंदी सिनेमा कर रहा है। देश भर और दुनिया के 162 मुल्कों में हिंदी सिनेमा फैल चुका है, और मैं इतने 145 मुल्कों के लोगों को मिल चुका हूं, और हर के मुंह से एक बात ये जरूर सुनने को मिलती है कि आपके हिंदी सिनेमा ने हिंदी को जागृत और जिंदा रखा है हमारे देशों में भी। और वहां पर लोग हिंदी, मतलब फॉरेनर होने के बावजूद भी अपनी भाषा पे उनका पूरा प्रभाव है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिंदी सिनेमा देखकर हिंदी गानों का प्रवचन करते हैं। ऐसा मजा आ गया सुनकर। मैं बहुत सारे देशों में घूमा, वहां पर विदेशी लोगों ने हिंदी का जो चयन किया उसका मुकाबला नहीं है। हिंदी फिल्मों के गाने गाकर उन्होंने प्रोग्राम तैयार किए, उसका भी कोई मुकाबला नहीं रहा। ये हमारा जो अवार्ड है ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। हम लोग 30 ऐसे लोगों को हर साल सम्मानित करते हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा के जरिए हिंदी को और हिंदी सिनेमा को जिंदा रखा है। हमारे पास यहाँ एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है जहाँ हम आए दिन हिंदी के राइटर्स को बुलाते रहते हैं, और मुझे ये भी सौभाग्य मिला कि राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हमने गठन किया है, और उसमें हिंदी को एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया हुआ है। हिंदी राइटर्स को बुलाकर, कई बार हिंदी राइटर्स लेट डाउन फील करते हैं कि साहब हमें महत्व नहीं दिया जाता। ऐसी बात नहीं है, बहुत ज्यादा उन्हें महत्व दिया जा रहा है इस राइटर्स एसोसिएशन के जरिए, और पब्लिकेशन होती हैं। और इससे भी जो बड़ा कार्य हम कर बैठे हैं वो है ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल। हर साल ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल होता है। इस बार 14, 15, 16 सितंबर को होने जा रहा है। करीब 12 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कार्यक्रम होंगे। करीब 165 लोग इसमें इस वक्त अब तक इनका भाग लेने की आशा पैदा हो चुकी है। करीब 145 लोगों से लोग जुड़े हैं। 58 देशों की सरकारों ने अपनी कंसेंट दी है, और ये 7वां हमारा ग्लोबल फेस्टिवल है जिसमें आधे से भी ज्यादा कार्यक्रम जो हैं वो हिंदी के ऊपर हैं। हिंदी के लेखक, कवि, शायरी, हिंदी के और बहुत कुछ
जो कुछ आप सोच सकते हैं इसमें हमने डालने की कोशिश की है। और जिन लोगों ने अच्छे कार्य किए हैं हिंदी भाषा में, बड़े बड़े राइटर्स, उनको भी अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर से भी सम्मानित किया जाता है। इसी में जिन लोगों ने जिन महिलाओं ने हिंदी को आगे बढ़ाया है, उन्हें डॉक्टर सरोजिनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर से फॉर वर्किंग वुमन सम्मानित किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी तरफ से इस संस्था के जरिए, जहां मारवा स्टूडियो, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, AFT, यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, सभी लोग एक साथ सम्मिलित होकर तकरीबन 100 संस्थाएं हमने जोड़ी हैं और फेस्टिवल को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हिंदी भाषा तकरीबन सभी 200 देशों में जितना भी ज्यादा आगे हम बढ़ा सकते हैं, हम पूरी कोशिश से आगे बढ़े हुए हैं। ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने का कभी कभी मौका मिल जाता है, जब रेखा राजवंशी जैसे हमें बुला लेते हैं तो बात कहने का भी मौका मिल जाता है और अच्छी बातें सुनने का भी मौका मिल जाता है। काश मुझे अगर ये इंटीमेशन पहले मिली होती तो मैं पूरे कार्यक्रम में बैठता और सभी लोगों को सुनने की कोशिश करता, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव है और फेस्टिवल भी बिल्कुल सर के ऊपर है। बहुत सारा काम इस वक्त टेबल पर मौजूद है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं आप सब लोगों के दर्शन करूं। 2 लाइनों के साथ जरूर खत्म करना चाहता हूं कि हम तेरे हो चुके हैं जब चाहे आजमा ले, नजरें तो मिल चुकी हैं अब दिल से दिल मिला ले, ऐ शम्मा तेरी खातिर परवाना बन गया हूँ, जरा देख ले आकर दीवाना बन गया हूँ, सजदे में गया हूँ अब तो जरा उठा ले, हम तेरे हो चुके हैं जब चाहे आजमा ले, आंखों में तेरी जलवा तेरे दिल में तू ही तू है, मुझे तेरी है तमन्ना मुझे तेरी आरज़ू है, हमने तो जिंदगानी कर दी तेरे हवाले, हम तेरे हो चुके हैं जब चाहे आजमा ले। ये मैं हिंदी को कह रहा हूँ। क्या बात है, क्या मैं हिंदी को कह रहा हूँ। भाषा तेरे बगैर हमारी जिंदगी नहीं है, और तू है तो हम हैं, और हिंदुस्तान है तो हिंदी है, और हिंदी है तो हिंदुस्तान।